तो अरेज क्या है, इससे पहले हम एक वेरिएबल बनाकर दिखाते हैं। इंट वैल्यू इज इक्वल टू 15, ठीक है, ये एक वेरिएबल है। लेकिन अगर हम एक लिस्ट चाहते हैं, इंटीजर्स की लिस्ट चाहते हैं, तो वो हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है। हमने इंट वैल्यू, ये क्या है, वेरिएबल, इसके एंड पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी है, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। और अब ये जो चीज़ बन गई है इसको हम कहेंगे अरे, ठीक है। ये एक अरे है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखना है कि कितनी कितनी ज़्यादा वैल्यूज इसमें होंगी, मतलब इस लिस्ट में कितने नंबर्स हैं, कितने इंटीजर्स हैं। तो फर्स्ट करो वो हम लिख देते हैं 5। इस अरे में 5 इंटीजर्स हैं, ठीक है। और अब इन 5 इंटीजर्स की वैल्यू जो है वो हमने कहीं नहीं दी हुई, तो उसको हम किस तरह से सेट करेंगे? बहुत आसान है। हम लिखेंगे वैल्यू, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, जी हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर नंबर लिखेंगे, वो नंबर के जहां हमने वैल्यू को सेट करना है। तो हम वैल्यू 5 की अरे, वैल्यू 5 की जो लिस्ट है उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है, जो पहला कह लो कि वैल्यू है, पहला एलिमेंट है, उसकी हम वैल्यू सेट करने लगे हैं। तो वो फर्स्ट करो हम सेट कर देते हैं 20, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा एलिमेंट भी सेट कर सकते हैं 30। और इस तरह से हमने अरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज को सेट कर दिया, ठीक है। वैल्यूज को बता दिया कि कौन सी क्या वैल्यू है। आप ये देख सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट होता है और फिर ये 5 पर खत्म नहीं होता, ये 4 पर खत्म होता है। इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और चूंकि ये 0 से स्टार्ट होता है तो ये 4 पर पांचों एलिमेंट पूरे हो जाते हैं। तो अब हम इनको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने के लिए हम सी आउट वैल्यू 2 फर्स्ट करो, हम 2 को प्रिंट करते हैं, एंडल करते हैं, और उसके बाद हम इसको ctrl F5 से रन करके देखते हैं। तो ये अरे के तीसरे एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट हो गई, जो कि आप देख सकते हैं वैल्यू 2 थी और इसकी वैल्यू 24 थी। फर्ज करें कि हमने इस पूरी लिस्ट में से, इस पूरी अरे में से एक एलिमेंट की वैल्यू सेट करना भूल गए, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ और अब क्या होगा इस वैल्यू 2 का वो देखते हैं हम। आप ये देख सकते हैं कि गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं, मतलब वो वैल्यूज आ रही है जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, इनको हमने सेट नहीं किया। तो अब इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ये मेमोरी के एक ऐसे हिस्से को देख रहा है जहां अब हमने कोई वैल्यू सेट नहीं की हुई, कह लो कि कचरा है, ठीक है ना। तो एक कचरा आप देख सकते हैं वैल्यू, और इसका कोई काम नहीं प्रोग्राम के साथ, तो इस तरह करना गलत है। अच्छा, तो यहाँ मैंने वैल्यू 5 की भी वैल्यू मतलब सेट कर दी, मतलब एक ऐसे एलिमेंट की वैल्यू को सेट किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सी प्लस प्लस आपको इसकी कोई वार्निंग नहीं देगा, आपको इस पर कोई एरर नहीं देगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसकी मेमोरी यहाँ एलोकेट नहीं हुई भी, सेट नहीं हुई भी। ये अरे इसके लिए बनी ही नहीं, इस एलिमेंट के लिए, और ये एलिमेंट अरे से बाहर है, जो कि गलत है। इसको सेट करना, इसको प्रिंट करना भी। इसी तरह हम किसी भी टाइप की अरे को बना सकते हैं, वो चाहे प्रिमिटिव हो या चाहे वो मतलब बाहर से हो, यूजर डिफाइंड हो, जैसे कि स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ हम डबल की भी अरे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं डबल की अरे बनाता हूँ, डबल वेट्स, फर्स्ट करें ये कुछ चीज़ों के वजन है, और उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं 3, ठीक है। और हम अरे को सीधा सीधा एक ही लाइन में सारी की सारी वैल्यू, सारे के सारे एलिमेंट्स के वैल्यूज जो है उनको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इज इक्वल टू लगाने के बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स या फ्लावर ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान मैं 3 वैल्यूज लिखूंगा, क्योंकि यहाँ हमने कहा है कि जो इस अरे का जो साइज है वो 3 है। तो हम यहाँ 3 वैल्यूज लिखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 25.7, 33.4, 19.8, ठीक है, और सेमी कॉलन लगाता हूँ। तो इस तरह से भी हम वैल्यूज को सेट कर सकते हैं, और हम फॉर लूप के जरिए अरेज को प्रिंट कर सकते हैं, सारी की सारी अरेज को बहुत आराम से। हमें मतलब सबको अलग अलग सी आउट नहीं करना होगा, हम फॉर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन 3, आई प्लस प्लस, ठीक है। और फिर यहाँ हम लिख देंगे सी आउट वेट्स, और अब यहाँ ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे आई, ठीक है, आई एंड देन एंड। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि हम फॉर लूप को ज़ाहिर है आई वेरिएबल से कर रहे हैं स्टार्ट, आई 0, फिर 1 2, ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो जब आई 0 होता है तो वेट 0 प्रिंट होता है, आई 1 होता है तो वेट 1 प्रिंट हो जाता है, फिर वेट 2 प्रिंट हो जाता है, और फिर जो फॉर लूप है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि कंडीशन है आई स्मॉलर देन 3 की। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर फॉर लूप के अंदर एक लाइन है तो इन ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करना लाजमी नहीं है, फ्लावर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करना। अगर एक लाइन का कोड है अंदर, तो अगर 2 लाइन है या एक से ज़्यादा, मतलब जितनी भी लाइन्स हैं, तो फिर हमें फ्लावर ब्रैकेट्स को लाजमी इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक लाइन है तो हम बगैर फ्लावर ब्रैकेट्स के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको इफ स्टेटमेंट समझाते वक्त बताया था। तो ये जो पहली वैल्यू है ये तो है वैल्यू 2 है, जो हमने ऊपर की थी, लिखी थी। ये जो अगली 3 वैल्यूज हैं ये वेट की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये जो हमने सी आउट कंसोल आउटपुट वेट्स आई एंडर जो किया है फॉर लूप के अंदर, ये तीनों वैल्यूज जो हैं इस अरे की हैं, डबल वेट्स 3 की। इसके अलावा हम स्ट्रिंग्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से सारा हटाकर स्ट्रिंग की अरे बनाता हूँ, स्ट्रिंग नेम्स, ठीक है। 4 नेम लिख देते हैं, और यहाँ फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगाकर हम इनको वाइल लूप भी प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। रन किया तो आप देख सकते हैं कि बिलाल, उस्मान, जैनब, उमर, चारों के चारों नाम आ गए। इसके अलावा अगर हम अरे में जो ये राउंड ब्रैकेट है इसको खाली छोड़ दें तो क्या होता है, आपको पता चल जाता है। देखा, बिल्कुल खाली।
कोई चीज़ नहीं, आप देख सकते हैं कुछ स्पेसेस हैं और ये स्पेस मेरे ख्याल से इसकी वजह से है। तो हम अरेज को इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। अगर हम खाली कर्ली ब्रैकेट्स या फ्लावर ब्रैकेट्स लिखें, फर्स्ट करो इंटीजर्स होता है तो सारे के सारे इंटीजर्स जीरो वैल्यू सेट हो जाते हैं। स्ट्रिंग्स है तो वो एंटी स्ट्रिंग्स हो गए, फ्लोट्स होते तो वो भी जीरो में सेट हो जाते, डबल होते तो वो भी जीरो में सेट हो जाते। हम इस तरह से ये फ्लावर ब्रैकेट्स की को इस्तेमाल करके हम सारे के सारे अरे के एलिमेंट्स को जीरो या एम्प्टी सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सिनेरियो दिखाने लगा हूं जो कि बहुत ज़रूरी है समझना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ और इसका चार साइज़ है और इसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं और वो सेट हुए हैं और ये 3 बार नीचे फॉर लूप में बार बार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट करें कि 3 बार प्रिंट होना लाजमी है, कोई वजह है, ठीक है ना। और अब इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आया है कि ये 267 4 बार प्रिंट हुए हैं, बीच में एक स्पेस भी दी हुई है। ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये सब समझ आ गई है। फ़र्ज़ करें कि आपने मतलब इस अरे का जो साइज़ है वो हमने चेंज कर दिया। तो मैं लिख देता हूँ 6। अब अरे का साइज़ ज़्यादा हो गया तो अब 2 मज़ीद वैल्यूज़ हम डाल देते हैं। ठीक है, 36 और 12। लेकिन अब हमने जब ये वैल्यूज़ सेट की, जब हमने अरे का साइज़ सेट किया तो हमें नीचे हर जगह 4 की बजाय 6 लिखना पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है और अक्सर औकात ये होता है कि जो प्रोग्रामर है वो इसको मिस कर जाता है, इसको 6 लिखना मिस कर जाता है और ये काफ़ी बड़ा मसला है। तो फ़र्ज़ करें कि मैं लिख देता हूँ 6, ठीक है। लेकिन मैं एक जगह भूल गया, फ़र्ज़ करें मैं एक जगह भूल गया 6 लिखना और अब ये सिर्फ 4 तक चलेगा और फिर ये एक तरह से कह लो कि प्रोग्रामिंग का बग होगा जो मुझे मुसलसल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से हम बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो इसको डायनेमिक तरीके से भी हम कर सकते हैं कि हम साइज़ ऑफ का ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, साइज़ ऑफ वैल्यूज़। अब साइज़ ऑफ वैल्यूज़ क्या होगा? ठीक है, साइज़ ऑफ वैल्यूज़ हमारे केस में ये 6 हैं, 6 एलिमेंट्स हैं तो साइज़ ऑफ वैल्यूज़ 6 नहीं होगा। साइज़ ऑफ वैल्यूज़ होगा कि इंटीजर का जो साइज़ है, फ़र्ज़ करें वो 4 है, इंटीजर का साइज़ 4 है और फिर हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइज़ आएगा ये साइज़ ऑफ वैल्यूज़ वो होगा। ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा है एलिमेंट से, तो इसको एलिमेंट्स के बराबर करने के लिए सीधी सी बात है, हमने साइज़ ऑफ इंट से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, हम साइज़ ऑफ इंट से डिवाइड कर सकते हैं या फिर हम इसी के एक एलिमेंट के जरिए इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इंटीजर नहीं बल्कि इंटीजर भी इसी तरह ठीक है। ठीक है, साइज़ ऑफ होल अरे इज डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ एलिमेंट ऑफ द अरे। इसे क्या हमें मिलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी अरेज। ठीक है, सिंपल। अब हम इसी को कॉपी कर देते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं दोनों जगह। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने के बाद हम देख सकते हैं कि इसने मतलब 6 के 6 एलिमेंट्स प्रिंट किए अरे के और ये बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू बेशक जो मर्जी रख लें, 8 कर लें, 10 कर लें, कुछ भी कर लें, ये तीनों फॉर लूप सही चलेंगे नीचे। लेकिन इसका एक और तरीका है, ये तो साइज़ ऑफ का तरीका, एक और तरीका ये है जो कि मेरे ख्याल से लोगों को ज़्यादा बेहतर और आसान लगेगा, वो ये है कि हम कॉन्स्टेंट इंट को के ज़रिए से हम साइज़ को सेट कर दें। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 6 और ये अब यहाँ लिख देंगे साइज़ और फिर इसी साइज़ को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमने साइज़ सेट कर दी। अब बेशक हम इसका 8 लिखें, 4 लिखें, जो भी लिखना चाहें लिखें। ठीक है, लेकिन साइज़ अब हर जगह सेम रहेगा और हमें हर जगह हर फॉर लूप में इसको सेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, एक छोटा सा सिनेरियो था कि किस तरह से साइज़ को चेंज करने वाला हिसाब मुश्किल हो सकता है। अरेज को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अरेज क्या चीज़ है। हम एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अरे बनाने के लिए फर्स्ट करें मैं इंटीजर की अरे बनाता हूँ, इंट वैल्यूज़। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो नंबर लिखते हैं कि जितनी अरे के अंदर आप एलिमेंट्स चाहते हैं। तो फर्स्ट करें मैं चाहता हूँ 6 एलिमेंट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। कितनी वैल्यूज़? 6 वैल्यूज़। ठीक है, तो हम कोई सी भी वैल्यू लिख देते हैं और ये हमारी अरे है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में समझा था। इस अरे को हम वन डायमेंशनल अरे भी कह सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ही सादी सी लिस्ट है नंबरों की। अब हम एक 2D अरे को बनाकर देखते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल अरे। तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की अरे बनाते हैं, एनिमल्स, और ये आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स जैसे कि उससे ऊपर वाली की एग्जाम्पल में भी है, वैल्यूज़ वाले में। लेकिन हम यहाँ 2 पेयर्स बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के। जी हाँ, 2 पेयर्स और ये दूसरा पेयर आ गया। तो पहले पेयर में हम लिखेंगे कि इस अरे में कितनी रोज होंगी। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ 2 रोज और फिर अगले वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने लिखने कि कितने कॉलम्स होंगे इसमें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद इक्वालिटी का साइन जाहिर है और फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स को लिखेंगे। अब सवाल ये है कि इनको कर्ली ब्रैकेट्स में किस तरह से लिखना है। ये उस तरह से नहीं है जिस तरह वन डायमेंशनल अरे में था, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है। बस आपने इतना करना है कि यहाँ आपने उतनी कर्ली ब्रैकेट्स लगा देनी है जितनी की रोज है अंदर। तो यहाँ 2 रोज हैं, यानी कि 2 पेयर्स मजीद कर्ली ब्रैकेट्स के एक कर्ली ब्रैकेट के पेयर के अंदर। ठीक है, क्या समझ आई? 2 कर्ली ब्रैकेट्स के पेयर हमने लिखे हैं एक बाहर वाली कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और ये इसलिए क्योंकि रोज हमने कितनी बताई? 2 बताई। ठीक है, और अब हम इन रोज के अंदर लिखेंगे 3 एलिमेंट्स, क्योंकि 3 जो है क्या है? कॉलम। ठीक है, तो एक रो के अंदर 3 कॉलम होंगे, यानी कि 3 एलिमेंट होंगे जाहिर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैट, डॉग और वुल्फ। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ पैरट, रॉबिन, स्पैरो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? 2 रोज, एक ये रो और दूसरी ये रो। ठीक है, 3 कॉलम्स, एक ये कॉलम कैट पैरट और दूसरा कॉलम
डॉग रॉबिन और तीसरा कॉलम वुल्फ स्पैरो, 3 कॉलम्स। अब हम वैल्यूज़ को सेट करने के बाद इसको प्रिंट भी करते हैं। तो प्रिंट करने का क्या तरीका है, हम ज़ाहिर है फॉर लूप को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फॉर लूप अरेज को मैनिपुलेट करने के लिए या उनकी वैल्यूज प्रिंट करने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है फॉर लूप। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर इंट एक्स, एक्स से मुराद रोज, ठीक है, एक्स बल्कि वाई, वाई कर लेते हैं, वाई से मुराद रोज, वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज स्मॉलर देन 2, वाई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया एक फॉर लूप, और ये फॉर लूप जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को, इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा है। तो ये बात ध्यान में रहे। और अब हम एक और फॉर लूप लिखने लगे हैं, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। और अब ये वाला जो फॉर लूप है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स इज स्मॉलर देन 3 एक्स प्लस प्लस, ठीक है। तो इसमें जो 3 है ये क्या है, ये कॉलम्स है, कॉलम्स, ठीक है। ये जहाँ जो तुमने एनिमल्स में 3 लिखा है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको सी आउट करते हैं। तो सी आउट एनिमल्स वाई, क्योंकि पहले रो है, ठीक है, वाई से हमने रो को सेट करना है। उसके बाद एक्स, एक्स क्या है, कॉलम, तो एक्स से हमने कॉलम को सेट किया। तो 2 3, वाई जो था क्या था, वाई रो के लिए था, तो वाई हमने वहीं लिखा जहाँ ये 2 है, और इसी तरह एक्स के साथ भी किया, एक्स 3 वाली जगह पे एक्स, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ एक स्पेस लगाते हैं और फिर हाँ बस इतना कर लेते हैं। हम इसको सेव करके इसको रन करने से पहले एक और काम करते हैं, वो ये है कि जब हम इन तीनों को प्रिंट कर लेंगे, जाहिर है हम एक रो को पहले जा रहे हैं और उस रो के पहले सारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। तो उसके बाद हम चाहते हैं कि एंडल हो, एंडल से मुराद के जाहिर है लाइन एक नई डले, हाली मतलब लाइन हो जाए, इंटर हो जाए। तो उसके लिए हम सी आउट एंड एल लिख देते हैं यहाँ, और थोड़ा बेहतरी के लिए फ्लश भी यहाँ लिख देते हैं। और इसको अब हम सीरियल F5 करके रन करके देखते हैं कि क्या होता है। ये रहा रिजल्ट, कैट डॉग वुल्फ पैरट रॉबिन स्पैरो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अरे को सेट किया था। गौर करें कि हम पहले y0 पे थे, तो y0 पर x 0 से 3 गया, यानी कि एनिमल 0 0, एनिमल 0 1, एनिमल 0 2, और उसके बाद फिर हम इस लूप से निकल गए, पहले वाले फॉर लूप से, और फिर दूसरे वाले, और जब हम निकल गए इस फॉर लूप से तो जाहिर है कि एक दफ़ा एंडल हुआ, और उसके बाद हम फिर से यहाँ आ गए और फिर y0 की बजाय 1 हुआ, और फिर से हम इसके अंदर गए तो एनिमल्स 1 0, फिर एनिमल्स 1 1, फिर एनिमल्स 1 2 प्रिंट हुए। तो जाहिर है अभी शायद आपको समझ ना आ रही हो, मैं इसको दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसी फॉर लूप को हम सी आउट एक एक सी आउट करके दिखाता हूँ मैं। तो ये आप देखें, ये वही रिजल्ट आया, कैट डॉग वुल्फ पैरट रॉबिन स्पैरो, ठीक है। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमने लिखा कोड ये एग्जैक्ट वही कोड है जो इस फॉर लूप में हो रहा था, ठीक है। अब अगर अंदाजा करें कि अगर अरे बहुत बड़ी होती तो फिर तो हम एक एक करके नहीं लिख सकते, बहुत ज़्यादा हो जाता। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है कि ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। पहले 0 जो है 0, y इज इक्वल टू 0, उसके उसके जो है सारे x से हम गुजरे, ठीक है, x 0 1 2 0 1 2, ठीक है। और उसके बाद हम जब ये x का काम हो गया पूरा तो एक एंडल आया, और फिर y में एक ऐड हुआ, y 1 हो गया, और फिर वही प्रोसेस फिर रिपीट हो गया, y जो है 1 फिर 0 1 1 1 2 x जो है, ठीक है, और एंड पे फिर वही एंडल आ गया। तो इस तरह से ये फॉर लूप चल रहा था। मैंने आपको इसको जितना मैं बेहतर करके बता सका बता दिया। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस के बगैर मुश्किल ही लगेगा। आपको इसको लिख के देखना है, आपने इसको समझना है कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। और ये थी 2 डायमेंशनल अरे। अब मैं आपको 3 डायमेंशनल अरे बताता हूँ, और 3 डायमेंशनल अरे से मुराद ये के पास एक और ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है, और वो 3 डायमेंशनल हो जाएगी। जब हमने एक और ब्रैकेट लगा दी और फर्ज करें कि यहाँ लिख देते हैं 2, तो अब ये 3 डायमेंशनल हो गई, ठीक है। और अब ये जो हमने लिखा हुआ है ये सही नहीं है। तो इस 2 से क्या मुराद है, इस 2 से मुराद ये है कि अब यहाँ हमने जो भी लिखे हुए हैं नाम, कैट डॉग वुल्फ पैरट रॉबिन स्पैरो, अब इन सब की बजाय हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन समझने की कोशिश करें। ये मैं पेश कर रहा हूँ, ठीक है। और अब इन सब के अंदर जो चीजें खानी है, सब के अंदर दो दो आपने दो दो नाम लिखे, ठीक है, जानवर के नाम लिखे। तो मैं लिख देता हूँ रो रेवन, ठीक है, और कैट लॉयन, ठीक है, रॉबिन, ठीक है, और फिर आखिर में लिख देते हैं स्पैरो और बर्ड, ठीक है। तो ये है 3 डायमेंशनल अरे। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाई, उसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने रोज वाली ब्रैकेट्स लगाई 2, जैसे क्या लिखा है, और फिर उन रोज के अंदर 3 कॉलम्स वाली कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, ठीक है। इस दफा नाम नहीं लिखे, इस दफा कर्ली ब्रैकेट्स लिखे, और उन कॉलम के कर्ली ब्रैकेट्स के बाद 2 नाम लिखे, उनके अंदर 2 नाम। इसको हम कह सकते हैं क्यूब वाला सिस्टम है कि एक विड्थ होती है, एक हाइट होती है और एक ब्रेथ भी होती है, ठीक है। कि जो 3D होता है जाहिर है वो एक क्यूब कह लो, क्यूब जरा आप क्यूब को तस्वर करें, विड्थ हाइट और ब्रेथ या थिकनेस कह लें, ठीक है। तो अब यहाँ जरा गौर करें, ये जो पहली ब्रैकेट्स हैं इनको हम विड्थ कह सकते हैं, ये जो दूसरी ब्रैकेट्स हैं इनको हम हाइट कह सकते हैं, और ये जो इसके अंदर 2 2 एलिमेंट्स हैं इनको हम थिकनेस कह सकते हैं,
तो इस तरह से ये एक 3 डायमेंशनल अरे है। और इसके अलावा आप 4th डायमेंशन भी बना सकते हैं, 5th भी बना सकते हैं, जितनी बनाना चाहे बनाएं। लेकिन इवन के 3 डायमेंशनल अरे भी बहुत रेयर इस्तेमाल होती है, बहुत कम इस्तेमाल होती है, आटे में नमक के बराबर इस्तेमाल होती है। और 2D अरे आमतौर पर इस्तेमाल ही की जाती है। और 2D अरे इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि जो 2D अरे है वो टेबल बनाने के बहुत काम आती है। और टेबल किस तरह से बनाया जाता है और क्या हिसाब है टेबल का, एक मिनट में आपको अभी बताता हूँ ये चीज़। ये आप देख रहे हैं कोड, ये 2 डायमेंशनल अरे है। और ज़रा गौर करें कि हमने इसमें कैटेगराइज कर लिया, ठीक है। जो पहला जो रो है उसमें हमने मतलब उन जानवरों के नाम लिख दिए जो उड़ नहीं सकते, और जो दूसरी रो है उनमें हमने उन जानवरों के नाम लिख दिए जो उड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम रोज में कैटेगराइज कर देते हैं चीज़ों को, और कॉलम्स में मतलब हम डेटा फिल करते हैं, और इस तरह कुछ भी हो सकता है। ये देखें टेबल, ओ ये क्या, ये तो कुछ अजीब ही नज़र आ रहा है। और इसकी वजह यह है कि हमने अभी तक इसको 3 डायमेंशनल ही रखा, ये हमने 2 डायमेंशनल इसको किया। 3 डायमेंशनल है तो इसको हटाएं, अब जाके सही चलेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, अब सही हो गया। कैट, डॉग, वुल्फ, पैरट, रॉबिन, स्पैरो। इसी तरह हम मजीद रोज और कॉलम्स डाल के एक बहुत बड़ा टेबल बना सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंस, ऑर्डर और स्कोप, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और अभी हम इनको देखेंगे कि आखिर हैं क्या और कोडिंग में इनका क्या किरदार है। हमने इनके मुतालिक थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, और इस वीडियो के बाद हमने इनको आगे भी पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक्स हैं। और इन चीज़ों का ताल्लुक आगे आने वाली वीडियोज़ या टॉपिक्स कह लें उनके साथ भी है। प्रेसिडेंस की एक मिसाल दी मास रूल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले डिवीजन होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और आखिर में सब्सट्रैक्शन होती है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, और उसके बाद एडिशन और आखिर में सब्ट्रैक्शन होगी। इसी तरह हम प्रेसिडेंस की एक और मिसाल ले लेते हैं। जाहिर है पहले प्लस चलेगा और ये 9 हो जाएगा, और फिर 9 होने के बाद इज इक्वल टू का ऑपरेटर चलेगा, और फिर वैल्यू जो है उसका जो है नंबर वो सेट हो जाएगा 9, ठीक है। इंटीजर 9 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले इक्वल्स टू चलेगा, अगर पहले इक्वल्स टू चलता तो उसकी वैल्यू 7 हो जाती। तो आप समझ रहे हैं, प्रेसिडेंस जो है वो हर जगह है प्रोग्रामिंग, वो सिर्फ एक्सप्रेशंस के अंदर नहीं है, वो हर जगह है। प्रेसिडेंस को हम कंडीशन के अंदर भी देख सकते हैं, कि मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ ये इक्वालिटी ऑपरेटर है, ये चलेगा, ठीक है। और इक्वालिटी ऑपरेटर में क्या हिसाब है, ए बी जो है वो फर्स्ट करेंगे ट्रू है, ठीक है, ए बी के बराबर है, ठीक है, यहाँ ट्रू हो गया। उसके बाद ये चलेगा ऑपरेटर स्मॉलर देन ऑपरेटर, ठीक है, और इसमें फर्स्ट करें फॉल्स आ गया। और एंड पे जाके ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर चलेगा, और ट्रू फॉल्स हुआ तो जाहिर है कि फॉल्स हो जाएगा। ये हमने सारा कुछ पहले पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंडीशंस का टॉपिक है। तो ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये काउट यस नहीं चलेगा, फर्स्ट करें एल्स की कंडीशन है और नो प्रिंट हो गया, ठीक है। और प्रेसिडेंस को लफ्जी मायनों में हम कह सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा, ठीक है। ऑपरेटर्स का ताल्लुक कह लें प्रेसिडेंस डिफाइन करती है। मसलन अगर यहाँ एक मल्टीप्लाई है और यहाँ एक माइनस है, तो कौन सा चलेगा, मल्टीप्लाई पहले चलेगा फिर माइनस चलेगा, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं प्रेसिडेंस। ऑपरेटर्स का रिलेशनशिप कि कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में चलेगा। ये एक वेबसाइट है जहाँ C++ के सारे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस बताई हुई है। जितनी कम प्रेसिडेंस उतना जल्दी चलेगी वो चीज़, और जितनी ज़्यादा प्रेसिडेंस का वैल्यू उतना देर से चलेगा, उतना आखिर में चलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अभी हमने पढ़ना है इसको भी, स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर। और यहाँ ढेर सारे ऐसे ऑपरेटर हैं जो हमने कभी इस्तेमाल भी नहीं करने, लेकिन हम जो देखना चाह रहे हैं वो ये है मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर यानी कि मॉड्यूलो पहले चलता है, और बाद में चलता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन। और ये देखिए यहाँ लॉजिकल एंड, लॉजिकल और ऑपरेटर भी है। उसके बाद ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स, इन सब की एक प्रेसिडेंस वैल्यू होती है। प्रेसिडेंस वैल्यू डिफाइन करती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में चलेगा। जिस ऑपरेटर की जितनी कम प्रेसिडेंस वैल्यू होगी वो ऑपरेटर उतना जल्दी चलेगा, और जिसकी जाहिर है कि वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना आखिर में चलेगा। अब हमें मालूम है कि प्रेसिडेंस के मुताबिक पहले तो ए मल्टीप्लाई बाई बी और सी डिवाइड बाई ए होगा, और आखिर में जाके बी माइनस सी होगा। लेकिन इसको बदलने के लिए हम राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिया है, और अब जो पहली चीज़ होगी वो क्या होगी, बी माइनस सी, और बाद में होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी और जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड बाय ए, ठीक है। इसको मजीद कंट्रोल करने के लिए हम इस तरह से ये भी कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि पहले माइनस होगा, फिर डिवीजन होगी, और आखिर में जाके मल्टीप्लिकेशन होगी। और इस तरह से हम प्रेसिडेंस को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। कंडीशन के साथ ये काम है, यहाँ मैं कंडीशन लिखता हूँ इफ ए इज बिगर देन बी एंड सी इज स्मॉलर देन ए और सी इज इक्वल टू ए, ठीक है। अगर हम प्रेसिडेंस का टेबल देखें तो पता चलेगा कि लॉजिकल एंड जो है वो पहले चलता है और लॉजिकल और जो है वो बाद में चलता है। उस टेबल के मुताबिक जो अभी हमने देखा, पहले एंड ऑपरेटर चलेगा, ठीक है, और फिर बाद में और ऑपरेटर चलेगा, ठीक है। और इस तरह से होगा। लेकिन हम इसको बदल सकते हैं, हम पहले जो है और ऑपरेटर चला सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट्स लगा देंगे तो पहले और चलेगा और आखिर में जाके एंड ऑपरेटर चलेगा, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स के जरिए हम प्रेसिडेंस को बदल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ एक वेरिएबल लिखूँ वैल्यू 1 जो है उसके अंदर 2 ऐड कर दो तो ये वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सी आउट करेंगे वैल्यू 2 को तो फिर 4 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ फिर प्रिंट हो जाएगा क्या, 4। क्या ये सही है? नहीं, ये नहीं सही। वो इसलिए क्योंकि वैल्यू 1 जो है कंपाइलर कहेगा कि है ही नहीं। कंपाइलर कहेगा कि वैल्यू 1 तो है ही नहीं, वैल्यू 1 तो इसके नीचे डिफाइन हुई है, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर जो है ऊपर से नीचे कोड को पढ़ता है, ठीक है। पहले ये वाली लाइन पढ़ेगा कंपाइलर, फिर ये वाली और फिर ये वाली। तो ऑर्डर इस तरह से मैटर करता है। तो आप ये देख सकते हैं ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? कह रहा है कि आइडेंटिफाई बी इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है क्योंकि बी जो है वो नीचे डिफाइन हुआ है, ऊपर डिफाइन नहीं हुआ। अगर ये ऊपर होता
अगर इधर होता तो फिर ये एरर हल हो जाता। इसी वजह से ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि कंपाइलर ऊपर से नीचे पढ़ता है, लिहाजा नीचे वाली चीज़ को हमेशा ऊपर वाली का पता होता है और ऊपर वाली को कभी भी नीचे वाली चीज़ का पता नहीं होता कि नीचे क्या हो रहा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपाइलर ऊपर से नीचे पढ़ रहा है। और जब कंपाइलर को पता चल जाता है कि चीज़ का मतलब क्या है, फिर वो बेशक जितनी मर्जी बार नीचे आए वो उसको कर सकती है। मैं यहाँ जितनी मर्जी बार बी करूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता चल गया बी का क्या मतलब है। ठीक है, अब बी का मतलब पता चल गया है, अब ज़ाहिर है इसको सेमीकोलन भी चाहिए, लेकिन आपको समझ आ गया कि बी का मतलब पता चल गया तो ये जितना मर्जी नीचे चले। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ बी, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ भी नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता, इन तीनों जगह बी का नहीं पता होगा। अब आ जाते हैं स्कोप की तरफ के स्कोप आखिर क्या चीज़ है। तो अब ये जो स्ट्रिंग नेम है ये मैं इससे नीचे तक एंड तक एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ जाकर स्ट्रिंग नेम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम स्कोप कहते हैं कि जो फ्लावर ब्रैकेट का एंडिंग होती है ना, वहाँ तक वेरिएबल का स्कोप रहता है और वहाँ जाके खत्म हो जाता है। कौन से फ्लावर ब्रैकेट का एंडिंग? उस फ्लावर ब्रैकेट के एंडिंग पर जिस फ्लावर ब्रैकेट के पेयर के अंदर वेरिएबल का नाम लिखा है उसी के एंडिंग तक वेरिएबल हम असेस कर सकते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल को असेस नहीं कर सकते। यहाँ मैं लिखता हूँ इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10। इस इंट मेन की जो पेयर ऑफ फ्लावर ब्रैकेट्स है इससे मैं बाहर लिखता हूँ वैल्यू प्लस 10, ठीक है, प्लस इक्वल टू 10। तो आप ये देख सकते हैं एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ लिखूँ वैल्यू प्लस इक्वल टू 10 तो यहाँ सही चलेगा। ठीक है, क्योंकि स्कोप के अंदर है। स्कोप से मुराद ये है कि वेरिएबल जो है कोड के किस हिस्से में कहाँ कहाँ आप उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस वेरिएबल को आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते खुलकर, उसको हम ज़ाहिर लोकल वेरिएबल कहते हैं, और वो वेरिएबल जो हम हर जगह कहीं ना कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम ग्लोबल वेरिएबल का नाम देते हैं। और ये जो हमने वेरिएबल लिखा है ये एक तरह से लोकल वेरिएबल है। लेकिन मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि मैं लिख देता हूँ इफ ट्रू। ठीक है, अब हमने कोई कंडीशन है, ठीक है, हमने उसके अंदर इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, हम यहाँ तो कर सकते हैं वैल्यू प्लस इक्वल टू 10, क्योंकि ये जो वैल्यू वेरिएबल है इसका स्कोप यहाँ तक है, इस आखिरी फ्लावर ब्रैकेट तक इसका स्कोप है। ये वैल्यू जो है इस आखिरी फ्लावर ब्रैकेट तक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं हम इसको इस्तेमाल कर सकते। अगर हम यहाँ लिखें वैल्यू प्लस इक्वल टू 10 तो आप ये देख सकते हैं ये मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई वैल्यू इज अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है उसका स्कोप एक फ्लावर ब्रैकेट तक रहता है, उसी फ्लावर ब्रैकेट के पेयर तक रहता है कि जहाँ हमने उसे डिफाइन किया है। इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हमने फंक्शंस भी पढ़ने हैं, तो मैं फंक्शंस का थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि फंक्शंस होते क्या हैं। यहाँ मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, इस पर आप ज़्यादा गौर ना कीजिएगा, मैं सिर्फ स्कोप समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ लिख दिया इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये हम इधर असेस नहीं कर सकते। ठीक है, वैल्यू प्लस इक्वल टू 10 ये आप देख सकते हैं हम इसको असेस नहीं कर रहे। इसी तरह अगर हम यहाँ लिखें इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10 और हम यहाँ कह दें वैल्यू प्लस इक्वल टू 10 तो हम इस वैल्यू को किसी दूसरे फंक्शन में असेस नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी को हम स्कोप कहते हैं कि वैल्यू जो है वो फर्ज करेंगे यहाँ और भी कोड है, तो जहाँ वैल्यू डिफाइन हुआ है उसके नीचे नीचे आखिरी फ्लावर ब्रैकेट तक इसका स्कोप है, मतलब उसी फ्लावर ब्रैकेट तक इसका स्कोप है जहाँ इसने डिफाइन किया। ये है ना पेयर, इस पेयर के अंदर अंदर जो आखिरी हिस्सा है इस वेरिएबल के डिफाइन के होने के बाद का जो हिस्सा है फ्लावर ब्रैकेट के एंडिंग पेयर तक, ठीक है, वहाँ तक वेरिएबल का स्कोप होता है। ये लोकल वेरिएबल्स हैं। अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाना हो या फिर एक ऐसा वेरिएबल बनाना हो जिसका स्कोप हर जगह है पूरे के पूरे कोड में, तो उसके लिए हमने सबसे ऊपर और फंक्शन से बाहर किसी भी फ्लावर ब्रैकेट के पेयर से बाहर हमने वेरिएबल का नाम लिखना है, उसको डिफाइन करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये क्या है? ये है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल या कह लें कि ऐसा वेरिएबल जिसका स्कोप जो है सारा का सारा कोड है, जो आप हर जगह से असेस कर सकते हैं। तो हम उसको यहाँ भी असेस कर सकते हैं। मैं लिख देते हैं वैल्यू प्लस इक्वल टू 10 और हम इसको यहाँ भी असेस कर सकते हैं वैल्यू प्लस इक्वल टू 10। ठीक है, और इसने कंपाइलर ने कोई एरर नहीं दिया क्योंकि वैल्यू का जो स्कोप है वो हर जगह है, वो हर जगह है, सारी जगह। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ वैल्यू प्लस इक्वल टू 10 तो ये नहीं शायद चले। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू प्लस इक्वल टू 10 है ये एक फंक्शन से बाहर है, फंक्शन से बाहर हम कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स बना सकते हैं। फंक्शन एक ऐसे डब्बे का नाम है जिसके अंदर हम एक इनपुट डालते हैं, कोई भी चीज़ डालते हैं और फिर बदले में हमें एक आउटपुट मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि वो उस इनपुट के साथ कोई प्रोसेस करता है और जवाब में हमें एक आउटपुट मिलता है। किसी भी टास्क को करने के लिए जो कोड होता है या कह लें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अगर हम उनको किसी एक यूनिट के अंदर पैक कर लें तो हम उसको सब रूटीन का नाम दे सकते हैं। ये फंक्शन और सब रूटीन की जनरल डेफिनेशंस हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये दोनों चीज़ें तकरीबन एक ही हैं, मतलब आपस में मिलती जुलती हैं और इसको हम एक ही चीज़ कंसीडर करते हैं और हम फंक्शन का लफ्ज़ ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्या चीज़ है? इससे मुराद ये है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब कुछ कोड की लाइंस जो कि एक ब्लॉक में हो और उस ब्लॉक ऑफ कोड के इनपुट्स और आउटपुट्स हो सकते हैं। इनको इस्तेमाल करके हम लो लेवल कोड को हाई लेवल कोड में कन्वर्ट करते हैं। C++ एक लो लेवल लैंग्वेज है, यानी कि ऐसी लैंग्वेज के जिसके अंदर हमने हर टास्क को डिटेल में कोड करना होता है और हर एक चीज़ हमने खुद टाइप करनी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। अब हम एक लो लेवल और हाई लेवल की एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपने एक विंडो बनानी हो या ओपन करनी हो किसी भी एप्लीकेशन की, लेकिन आप सीधा सीधा विंडो को ओपन नहीं कर सकते। आपको कुछ चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ेंगी। आपको उस विंडो का टाइटल बताना होगा, आपको उस विंडो की हाइट और विड्थ भी इनपुट करनी होगी, डालनी होगी। आपको ये भी बताना होगा कि विंडो को स्क्रीन के सेंटर में
शो करना है, डिस्प्ले करना है। और ये तो सिर्फ एक मिसाल है। प्रोग्राम के अंदर जितने भी छोटे छोटे टास्क होते हैं, जैसे कि अभी एक छोटा सा टास्क है विंडो को ओपन करना, इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स होती हैं और इन्हीं डिटेल्स को सेट करते करते जो है कह लें कि बहुत वक्त लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है सारा प्रोसेस। लो लेवल से मुराद सीधी सी बात है कि ज़्यादा कोड होगा, ज़्यादा डिसीजंस आपको खुद लेने होंगे और आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन बदले में आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा और जो टास्क आप एग्जीक्यूट करेंगे वो आप फटाफट एग्जीक्यूट कर लेंगे। मसलन फ़र्ज़ करें कि हम सादी ज़ुबान में अगर इसी पूरी जो बात है जो मैंने पीछे की उसे कहें, तो हम इस तरह से कहेंगे कि हे कंप्यूटर मेक अ वेरिएबल ऑफ विंडो, मेक अनदर वेरिएबल ऑफ साइज एंड देन विंडो साइज इक्वल टू दैट साइज, स्ट्रेच द विंडो ग्रेजुअली टू दैट साइज विंडो इन द सेंटर एंड देन फोर्स द विंडो टू बी शोन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ। सिर्फ विंडो ओपन करने के लिए हमें इतना ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा और इतना ज़्यादा सोचना होगा कि क्या कितना किस तरह, ठीक है। और इसी को हम लो लेवल कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कंट्रोल हमें ज़्यादा मिलता है और हम चीज़ों को एग्जैक्टली उसी तरह मतलब हम सेट कर सकते हैं जिस तरह हम चाहते हैं। लेकिन इसका एक मसला ये है कि इसको करने में टाइम लगता है, ये मुश्किल तरीका है मतलब किसी भी करने का। अगर आपने एप्लीकेशन के अंदर या गेम के अंदर टास्क करने हैं छोटे मोटे जितने भी होंगे, तो उसमें इतनी डिटेल्स के अंदर जाकर सारा कुछ सेट करना ये एक बहुत मुश्किल काम है और इसको आसान करने के लिए फंक्शंस और सब रूटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी के बरअक्स अगर हम हाई लेवल को देखें, तो हाई लेवल में क्या हिसाब है कि कम कोड, कम एफर्ट और आप आराम से अपना काम कर लेंगे। जैसे कि यहाँ उसी लंबे से जो बड़ा सा पैराग्राफ है उसी को छोटा करके बस एक सीधी सी लाइन है, कंप्यूटर ओपन अप द विंडो, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कंट्रोल कम है, आप इसमें हर चीज़ नहीं सेट कर रहे हैं कि क्या विड्थ है क्या हाइट है और सारी चीज़ें, ठीक है। हाई लेवल कोड को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, बहुत माइन्यूट। आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर हैं और वो इस चीज़ को इतने आराम से हैंडल कर लेते हैं, मतलब कोई फ़र्क महसूस नहीं होता किसी भी तरीके से, ठीक है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाएँ। अभी जो हमने पीछे बात की कंप्यूटर ओपन अप द विंडो, इसमें जो ओपन अप द विंडो की जो बात है वो क्या है, वो क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्शन है। जी हाँ, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो है कोड को आसान बना देती हैं पढ़ने में भी और कोड के साथ काम करने में भी। अब देखें, मैं और आप और कोई भी बंदा आराम से समझ सकता है कि ओपन अप द विंडो का क्या मतलब है, लेकिन मजे की बात है कि कंप्यूटर भी इस बात को उसी तरह समझ रहा है कि जिस तरह आप इस बात को समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब कंप्यूटर ये जानता है कि ओपन अप द विंडो का क्या मतलब है, क्योंकि आपने कंप्यूटर को बता दिया कि ओपन अप द विंडो का ये मतलब है, ये करना है जब मैं बोलूँ ओपन द विंडो। और इस एब्स्ट्रैक्शन को बनाने के लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम एक इंतहाई अहम सवाल की तरफ आते हैं कि हमने फंक्शंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है और आखिर इस्तेमाल ही क्यों करने हैं। तो सबसे पहली वजह है एब्स्ट्रैक्शंस। जैसे कि हमने पीछे बात की, फर्ज करें कि आपने 1000 लाइनें कोड की लिख दी, ठीक है, एक ही जगह सारा का सारा कोड है। अब अगर आप 6 महीने बाद कोड फिर से खोलें 1000 लाइनें, ठीक है, तो आपको क्या मुश्किल नहीं लगेगा? आपको ज़रूर मुश्किल लगेगा। आप नहीं चाहेंगे कि आप 1000 लाइनें पढ़ें, आपको बहुत मुश्किल लगेगा कि आप सारा का सारा कोड फिर पढ़ें और उसे समझें। और यहाँ मैं सिर्फ 1000 लाइनों की बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम जो है वो 10-20 लाख लाइनों तक भी चले जाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी बन जाते हैं। ऐसे में अपने सारे कोड को पढ़ना और उसके साथ काम करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और यहाँ हमने फंक्शंस को इस्तेमाल करके अपने कोड को आसान बनाना है, नई टैग्स बनाने हैं, नए एब्स्ट्रैक्शंस बनाने हैं, ताकि हमारे पढ़ने में आसानी हो और हम इसके साथ आराम से काम कर सकें। डिवाइड एंड कंक्वेयर। अब आप साइंस की मिसाल ले लें कि साइंस बायो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और ढेर सारी ब्रांचेस में डिवाइड हुई है और उसके बाद वो ब्रांचेस भी आगे से मजीद डिवाइड हुई हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि साइंस को हम सिंप्लीफाई करें, साइंस को हम कन्वीनियंट बनाएं और अपने लिए आसान बनाएं, फ्लेक्सिबल बनाएं। ये तो सिर्फ एक मिसाल है और इसी तरह हम हर चीज़ को डिवाइड करते हैं ताकि हम उनको आसान बनाएं। हम हर चीज़ का कैटलॉग्स बनाते हैं, चैप्टर्स बनाते हैं, पैराग्राफ्स बनाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सारा कुछ एक ही जगह हो जाए, और अगर ऐसे हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, हमारे लिए उसको एब्जॉर्ब करना, उसको समझना। और यही वजह है कि हम कोड को भी डिवाइड करते हैं। तो अब हम अगली वजह की तरफ आते हैं और वो है रीयूजेबिलिटी। फंक्शंस तब इस्तेमाल किए जाएं जब इस बात का हमें अंदाजा हो कि जो ब्लॉक ऑफ कोड हम अभी अपने सामने रखे हुए हैं वो हमने बार बार इस्तेमाल करना है। अब यहाँ एक मिसाल दी हुई है, स्ट्रिंग नेम, सी आउट इंटर योर नेम, सिन नेम, ठीक है। और फर्स्ट करें कि हमने बार बार इस्तेमाल करना है, 3 लाइनें, सिर्फ 3 लाइनें, ठीक है। और अब ये 3 लाइनें हैं, हम इसको एक फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं और उस फंक्शन का नाम हमने डाल दिया इंटर नेम, ठीक है। अब हमें जहाँ जहाँ भी नाम इंटर करना है, हम बजाय कि 3 लाइनें लिखें, हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे और वो है इंटर नेम। फर्स्ट करें कि हमने नाम को जो है 10 बार इंटर करना है, 10 बार इनपुट करना है। तो इस फंक्शन को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो 30 लाइनों की बजाय, 30 कोड लाइन्स की बजाय सिर्फ 10 कोड लाइन्स इस्तेमाल होंगी। अब जरा आप खुद ही सोचें कि 30 पेजेस वाली किताब ज़्यादा आसान पढ़ना होगी या 10 पेजेस वाली किताब? ऑब्वियसली कि जितना कोड छोटा होगा उतना आसान होगा कोड को पढ़ना। फंक्शंस बार बार एक ही कोड को लिखने से बचाते हैं और आपकी ज़िंदगी आसान कर देते हैं। तो अगला पॉइंट है एज ऑफ यूज, अवॉइडिंग अननेसेसरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड। जब आपने एक दफ़ा फंक्शन के अंदर कोड लिख दिया तो आपको उस कोड को दोबारा कभी भी समझने की ज़रूरत नहीं है। जो कोड आपने फंक्शन के अंदर लिखा है, आप उस कोड को बगैर समझे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप गाड़ी चलाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि गाड़ी के अंदर के पुर्जे एक दूसरे से किस तरह काम करते हैं। आप माइक्रोवेव चलाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि माइक्रोवेव के अंदर किस तरह से खाना गर्म होता है। आप रोज बल्ब चलाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि बिजली किस तरह से काम करती है। आप कंप्यूटर या मोबाइल चलाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और ये सारी चीज़ें हैं वो कैसे चलती हैं। बिल्कुल इसी तरह
आप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि फंक्शन के अंदर क्या कोड है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम एक फंक्शन या सब रूटीन कह लें उसकी एग्जांपल देखते हैं, और वो एग्जांपल ये है जो हम बार बार हर प्रोग्राम में देखते हैं, इंट मेन रिटर्न 0। ये फंक्शन और सब रूटीन ही है और इसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। कोई भी C++ कंपाइलर हमेशा इस मेन फंक्शन के अंदर जो कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। ये है वो कोड जो हम शुरू से इधर से हम स्टार्ट करते आ रहे हैं और हमें आज तक समझ नहीं आई, मतलब प्रॉपर्ली हमें इस बात का कॉन्सेप्ट नहीं मिला कि इंट मेन जो है ये क्या चीज़ है, रिटर्न 0 इंट मेन। और आज इसको हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। इंट मेन जो है ये एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन से मुराद वो फंक्शन के यहाँ हम जो भी कोड लिखेंगे इस फंक्शन के अंदर वो सारा का सारा कोड C++ चलाएगा और किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं चलाएगा कोड। तो अब हम सीखते हैं कि इंट मेन के अलावा कोई और फंक्शन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, उसके बाद स्पेस इंटर नेम और राउंड ब्रैकेट्स का पेयर। फंक्शन में सबसे पहले हमने रिटर्न टाइप को लिखना होता है, उसके बाद हमने लिखा है फंक्शन का नाम या कह ले फंक्शन का टैग। ठीक है, तो हमने फंक्शन का नाम लिखा है इंटर नेम और उसके बाद हमने लगाए हैं पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स। पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स फंक्शन का कह लें कि सिंबल है, फंक्शन का निशान है कि ये फंक्शन ही है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कॉल कर सकते हैं, जिसको हम बुला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पैरेंथेसिस लगाई है, पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स। और उसके बाद हमने क्या लगाना है, फ्लावर ब्रैकेट्स का पेयर। ठीक है, फ्लावर ब्रैकेट्स का पेयर लगाया और अब इसके अंदर फ्लावर ब्रैकेट्स का पेयर के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे, ठीक है, वो कोड सिर्फ तब चलेगा जब हम इंटर नेम के फंक्शन को कॉल करेंगे, इंटर नेम के फंक्शन को बुलाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ सी आउट इंटर योर नेम, ठीक है, और उसके बाद फ्लश और फिर दायरे में सिन करता हूँ नेम, लेकिन इसका एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और फिर हमने जो है नेम तो इनपुट कर लिया। ठीक है, अब ये जो कोड है चलेगा तब जब हम इंटर नेम को कॉल करेंगे। अब इस फंक्शन के लिए लाजमी है कि हम जो है स्ट्रिंग को रिटर्न करें। ठीक है, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप लिख दिया स्ट्रिंग। जब रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो इसका मतलब ये फंक्शन स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, कोई भी स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ रिटर्न नेम। ठीक है, हमने नेम के मकसद से ये फंक्शन बनाया था और हमने नेम जो है टाइप करके जब इंटर करेंगे तो ये ज़ाहिर नाम दे देगा। तो अभी मुझे यहाँ एक और सिन लगाना पड़ेगा ताकि ये प्रोग्राम फ़ौरन ना बंद हो जाए। आप ये देख सकते हैं कि इसने इंटर योर नेम का जो सी आउट का मैंने स्टेटमेंट लिखी थी वो इससे नहीं दिखाई। इसका मतलब ये है कि ये कोड चल ही नहीं रहा। तो अब इसको कैसे हल करना है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोड सिर्फ ये वाला चलेगा क्योंकि C++ कंपाइलर जो है वो सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर का कोड पढ़ता है, वो कोई और कोड नहीं पड़ेगा। वो ये इसको क्यों पढ़े? ठीक है, ये मेन फंक्शन है, नहीं, ये मेन फंक्शन नहीं है। जो मेन फंक्शन है सिर्फ C++ उसी को पढ़ेगा। हम एक से ज़्यादा मेन फंक्शन भी नहीं बना सकते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम एक से ज़्यादा सेम नेम का वेरिएबल नहीं बना सकते, उसी तरह हम फंक्शंस भी सेम नेम के नहीं बना सकते। तो फिर किस तरह से हम इंटर नेम को मतलब चलाएं? ठीक है, तो उसके लिए हमने इंटर द नेम को कॉल करनी है इंट मेन के अंदर। इंटर नेम को कॉल करना होगा इंट मेन के अंदर, और वो किस तरह करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन का नाम और साथ हम लगाएंगे राउंड ब्रैकेट्स का पेयर और उसके बाद एंड पे सेमीकोलन। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं? हम कॉल कर रहे हैं इंटर नेम फंक्शन को। ठीक है, जब हम इंटर नेम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फिर इसके अंदर का सारा कोड इसी तरह चलेगा जिस तरह हमने इसको लिखा है, इसी ऑर्डर में। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें इसने नाम हम मतलब पूछ लिया, इंटर योर नेम आ गया। अब हम नाम लिखते हैं बिलाल। ठीक है, और उसके बाद ये इन पॉज पे आ गया, इसको कुछ भी करो। तो आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा इसने ये सारा काम किया। अब ये जो नाम रिटर्न किया है इसको हमने कैसे कैच करना है? ज़ाहिर नाम हमने इंटर तो कर दिया, उस नाम का फ़ायदा क्या? ठीक है, हम उस नाम को इस्तेमाल तो कर नहीं सकते इंट मेन के अंदर। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि अब ये जो इंटर नेम है ना, ये इस वैल्यू की तरह काम कर रहा है, रिटर्न नेम की तरह। ठीक है, तो यहाँ जहाँ भी इंटर नेम होगा वहाँ मतलब वही चीज़ आएगी जो हमने यहाँ इंटर की। ठीक है, अब आपको शायद थोड़ा कंफ्यूज लग रहा हूँ, मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू इंटर नेम। नेम की बजाय कुछ और लिख देते हैं, वर्ड। ठीक है, वर्ड इज इक्वल टू इंटर नेम और फिर हम इसको सी आउट करते हैं, सी आउट। अब क्लियर हो जाएगा जो मैं बताना चाह रहा था। इंटर नेम पूछा, अब मैं नाम लिखता हूँ बिलाल। ठीक है, तो इसने बोला यू इंटर बिलाल। ये देखें पहले ये स्ट्रिंग वर्ड, जब स्ट्रिंग वर्ड सेट होने लगा तो ये फंक्शन चल गया इंटर नेम का। ठीक है, और इंटर नेम जो है जब वो फंक्शन चला तो वो इंट मेन से बाहर निकल गया, इधर से बाहर निकल गया इंट मेन से, और वो इंटर नेम के अंदर चला गया। अब इंटर नेम के अंदर गया है तो पहले तो स्ट्रिंग नेम हुआ, फिर सी आउट इंटर योर नेम फ्लश। ठीक है, उसके बाद सिन नेम। इसमें ये हो रहा है कि हम ज़ाहिर नाम इंटर कर रहे हैं जैसे हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, और नाम इंटर करने के बाद रिटर्न नेम, जो नाम है जो स्ट्रिंग नेम है वो मतलब कॉपी हो रही है, उसकी वैल्यू कॉपी होकर बाहर आ गई। ठीक है, मतलब ये कि जो नाम हमने इंटर किया था वो वहाँ से उठाकर उस फंक्शन के अंदर से उठाकर हमने इंट मेन के अंदर डाल दिया। ठीक है, और वो वर्ड के वेरिएबल के अंदर चला गया, और वो जो वर्ड का वेरिएबल है फिर हमने उसको यहाँ इस्तेमाल करके वही चीज़ आ गई जो हमने इंटर नेम के इस कोड के अंदर इंटर की। ठीक है, इस तरह से रिटर्न का जो है कॉन्सेप्ट चलता है। इसी तरह रिटर्न टाइप हम इंट भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं और कोई भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल बात करना चाह रहा हूँ मैं। एक स्पेशल टाइप है जो कवर करना बहुत ज़रूरी है और वो है वॉइड। ठीक है, वॉइड अलर्ट। ठीक है, वॉइड अलर्ट ये हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, और अब हम यहाँ लिखते हैं सी आउट अलर्ट। ठीक है,
ये हमने लिखा फंक्शन, ठीक है, अलर्ट। अब वॉइड का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करनी, मतलब वॉइड से मुराद एम्प्टी, कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं। और अगर आप रिटर्न करो तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ लिखो रिटर्न तो फिर मतलब रिटर्न हो जाता है, उसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ मैं लिखता हूँ अलर्ट, अलर्ट, ठीक। और फिर इसको ये वाला हटा देता हूँ, उसकी क्या जरूरत है, ठीक है। अब अलर्ट को सिर्फ देखते हैं। अब हमने इंटरनेम नहीं लिखा तो इंटरनेम नहीं चलेगा, सिर्फ अलर्ट चलेगा। तो अलर्ट को रन करते हैं और आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये मैंने क्या किया, तो इसका जवाब ये है कि हमने रिटर्न पहले कर दिया। जब रिटर्न आ गया तो फंक्शन वहां से खत्म हो गया, ठीक है। रिटर्न एक तरह से कह लें ब्रेक, जिस तरह वाइल लूप या फॉर लूप के अंदर ब्रेक लगाते हैं ना और वो लूप से बाहर निकल जाते हैं, उसी तरह जब हम रिटर्न करते हैं ना, रिटर्न का वर्ड लगाते हैं, तो जो आगे का कोड है वो नहीं चलेगा क्योंकि फंक्शन निकल जाएगा उधर से, ठीक है। तो रिटर्न होकर निकल गया। फर्स्ट करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ सी आउट, ठीक है। अब देखें, अब रिटर्न बीच में आ रहा है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। सिर्फ 2 नंबर आए 1 2, क्योंकि 1 2 के बाद रिटर्न हो रहा है। देखें, इंट मेन के अंदर जब एंड पर रिटर्न 0 हो तो इसका मतलब ये है कि हम कंपाइलर को बता रहे हैं 0 रिटर्न करके कि जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक चला है, उसमें कोई मसला नहीं। और 0 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू होती है 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि प्रोग्राम में कोई मसला है। आमतौर पे प्रोग्रामर इस तरह से करते हैं कि इफ फर्स्ट करें कोई एरर आ गया या कोई एक्सेप्शन आ गई, ठीक है, कुछ भी, मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, असल कोड नहीं है ये, ठीक है। कोई भी एरर या एक्सेप्शन आ गई तो रिटर्न 1 2 3 मतलब कुछ और रिटर्न कर देते हैं, कोई और नंबर 0 के अलावा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने सीख लिया कि फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, सादा इस्तेमाल जो फंक्शन का है। अब हम एक और चीज़ करते हैं कि हम अलर्ट के अंदर इंटरनेम के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना मर्जी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो जाए, कोई मसला नहीं। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्ट्रिंग नेम है ये वही चीज़ है जो यहाँ नीचे नेम लिखा है, लेकिन यहाँ तो कोई एरर नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग का जो स्कोप है, स्ट्रिंग नेम का जो स्कोप है नेम, वो यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग नेम जो है इसका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ या इसके साथ, ठीक है। हम ताल्लुक को रिटर्न के जरिए बना रहे हैं, रिटर्न से हम कॉपी कर रहे हैं और फिर एक दूसरे को वो कॉपी करके हम बेचते हैं चीज़ें, ठीक है, आउटपुट करते हैं रिटर्न के जरिए। तो अभी मैं यहाँ कर रहा था स्ट्रिंग नेम, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं इंटर नेम और इंट मेन के साथ, ठीक है। स्ट्रिंग नेम और उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं नेम, बल्कि सीधा सीधा एक लाइन में लिख देते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू इंटर नेम। गौर किया, मैंने इंटर नेम को यहाँ इस्तेमाल किया, ठीक है। मतलब ये फंक्शन को यहाँ अलर्ट के अंदर इस्तेमाल कर दिया। और अब यहाँ लिखता हूँ नेम इज ऑन अलर्ट, ठीक है। यहाँ स्पेस लगा देते हैं और अब हम सिर्फ अलर्ट करते हैं इस्तेमाल और इसको रन करके देखते हैं। वन विदाउट डिबगिंग, ऑलराइट। ओह, ये तो कंपाइल ही नहीं हुआ, बेटा साहब कोई मसला आ रहा है, कोई मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है? इंटर नेम वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ठीक है। अब ये गौर करें, जिस तरह वेरिएबल्स का हिसाब है कि कंपाइलर ऊपर से नीचे ही पढ़ता है, ठीक है, वो सारा कुछ पढ़ता है, वो सिर्फ इंट मेन को नहीं पढ़ता, सब कुछ पढ़ता है। तो उसको मसला ये आ रहा है कि जब इसने अलर्ट का फंक्शन पढ़ा है तो इंटर नेम उसे मिला ही नहीं। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि इंटर नेम नीचे है, ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो इंटर नेम जो है इसको मैं कट कर रहा हूँ CTRL-X से और फिर इसके बाद इसको ऊपर वॉइड अलर्ट के ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर सेव करते हैं इसको। अब जो है इंटर नेम जो हमने अलर्ट के अंदर लिखा है वो अब सही चलेगा, अब कोई एरर नहीं देगा। तो हम रन करते हैं, रन विदाउट डिबगिंग, और ये देखें इंटर नेम आ गया। अब हम यहाँ लिखते हैं बिलाल, अपना नाम लिखूंगा और क्या, इंटर किया तो अब ये लिखा रहा है बिलाल इज ऑन अलर्ट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मैं नाम अपना लिखा और फिर लिखा गया बिलाल इज ऑन अलर्ट। अब इसको जरा गौर करते हैं कि वो क्या है। वो ये रहा है कि यहाँ इंट मेन में हमने अलर्ट को कॉल किया, ठीक है, अलर्ट फंक्शन को कहा कि अलर्ट चल जाओ, अलर्ट का फंक्शन, ठीक है। अब हम अलर्ट के अंदर घुस गए। अलर्ट के अंदर जब हमने स्ट्रिंग नेम सेट करना चाहा तो हम कॉल कर रहे हैं इंटर नेम को कि इंटर नेम चल जाओ, ठीक है। अब इंटर नेम के अंदर घुसे तो इंटर नेम में क्या हो रहा है, स्ट्रिंग नेम सी आउट इंटर योर नेम फ्लश, ठीक है। इंटर योर नेम मतलब नाम पूछा और हमने अंदर नाम लिखा और अब वो नाम रिटर्न हो गया। वो रिटर्न होकर कहाँ गया? वापस अलर्ट के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ इंटर नेम की बजाय आ गया जो मैंने पीछे इंटर किया बिलाल, ठीक है, बिलाल आ गया इंटर नेम की बजाय। और अब हम आगे जाते हैं सी आउट नेम यानी कि बिलाल जो हमने पीछे सेट किया इज ऑन अलर्ट, ठीक है। और फिर जब ये अलर्ट का फंक्शन खत्म हुआ तो हम वापस इधर आ गए, फिर इंट पॉज हुआ और सिंट पॉज हुआ और फिर जाहिर हम इंटर दबाते हैं तो आ जाता है रिटर्न 0 और फिर कंपाइलर को पता चल जाता है कि हाँ प्रोग्राम ठीक चला, कोई मसला नहीं प्रोग्राम में। और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो फंक्शनैलिटी है इस प्रोग्राम की फंक्शंस के जरिए चलती है। तो फंक्शंस के अंदर मतलब इनपुट करने का या फिर वेरिएबल्स को असेस करने का एक तरीका ग्लोबल वेरिएबल्स का है जो मैंने आपको बताया था, यानी ऐसे वेरिएबल्स के जो हम कहीं से भी असेस कर सकते हैं कोड के किसी भी हिस्से से, ग्लोबल वेरिएबल्स। मैं यहाँ ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन से बाहर और ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये अब एक है क्या, ग्लोबल वेरिएबल। और अब मैं यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ वॉइड या वॉइड इंट करते हैं इंट स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं वैल्यू मल्टीप्लाई इक्वल टू वैल्यू और उसके बाद इसको रिटर्न कर देते हैं रिटर्न वैल्यू, ठीक है। हम लिख सकते हैं इंट वैल्यू। तो अभी आप देखिएगा क्या होगा,
ये जो इंट वैल्यू लिखा है ना, ये सही नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू इंट वैल्यू ऊपर हमने लिखा हुआ है तो इंट वैल्यू नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है और इसका जो स्कोप है वो सारी जगह है। ये जो इंट वैल्यू है कहीं भी नहीं खत्म हो रहा, लेकिन ये जो है ये यहाँ तक रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा इंट वैल्यू, ठीक है, ये वाला। और यही वजह है कि अगर एक वेरिएबल का स्कोप हर जगह है तो वो वेरिएबल हम फिर से नहीं बना सकते। तो ये जो हमने बनाया ना वेरिएबल, अब मैं सेव करता हूँ और इसने एरर नहीं दिया, लेकिन इस तरह नहीं आप कर सकते, इसलिए क्योंकि हमने इंट वैल्यू को ऊपर डिफाइन कर दिया है, ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है, और ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिया है तो हम उसी नाम का लोकल वेरिएबल, यानी कि वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलत अप्रोच है, तो हम ये नाम यूज कर सकते हैं, हम इसकी वजह क्या देते हैं इंट अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर, और उसके बाद हम लिख देते हैं सी आउट स्क्वायर, ओ सॉरी स्क्वायर कह रहा हूँ, वैल्यू एंटर। और अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो रन करने के बाद 100 आ गया, क्योंकि जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो दायरा 100 हो जाता है, जो कि वैल्यू दी थी। और ये वैल्यू जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वैल्यू है इसको हमने एक फंक्शन के अंदर असेस किया और फिर ये वैल्यू रिटर्न हुई, ज़ाहिर है हमने स्क्वायर को यहाँ यूज़ किया, तो वैल्यू 10 थी, 10 मल्टीप्लाई 10 100 और 100 यहाँ रिटर्न हो गया। तो एक तो ये तरीका है कि जिसके जरिए हम फंक्शंस में एक तरह से कह इनपुट कर सकते हैं, हालांकि कुछ इनपुट नहीं किया हमने, ये एक ऐसा वेरिएबल था कि जो ग्लोबल असेस है जिसको हम कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्ज करें कि यहाँ ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, मैं लिखता हूँ इंट वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट करें 6, और अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्क्वायर करूँ तो ये 6 को जो है ना स्क्वायर करके मुझे वो वैल्यू दे दे, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका जो इलाज है, इसका जो हल है मतलब, वो है पैरामीटर्स, फंक्शन पैरामीटर्स। अब ये देखें, ये जो राउंड ब्रैकेट्स का पेयर है इसका एक खास मकसद है, और वो ये है कि इन राउंड ब्रैकेट्स के जरिए ये इनपुट ले, मतलब एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स ले और फिर उसके साथ प्रोसेस करके वो आउटपुट दे या ना दे मर्जी, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले टाइप, किस टाइप का हमें वेरिएबल इनपुट करना है, और उसके बाद उसका एक नाम जो हम फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर लिख देते हैं, ठीक है, इंट नंबर। अब हमें ये इंट वैल्यू वगैरह करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर मल्टीप्लाई इक्वल टू नंबर, ठीक है। या फिर इससे भी बेहतर तरीका है कि हम ये नंबर मल्टीप्लाई नंबर सीधा सीधा रिटर्न के ऊपर लगा देते हैं। अब इस फंक्शन में हो ये रहा है कि जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे पैरामीटर के जरिए, ये पैरामीटर है, ठीक है, एक पैरामीटर, तो वो जो नंबर है वो अपने से ही मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाएगा। यानी कि अगर फर्स्ट करें मैंने 10 डाला तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 रिटर्न हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ इसकी एक एग्जांपल, मैं यहाँ लिखता हूँ इंट नंबर। अब ये जो नंबर है जाहिर है इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, इंट नंबर इज इक्वल टू 10, और उसके बाद मैं करता हूँ सी आउट स्क्वायर नंबर। गौर करें कि मैंने इस दफ़ा सी आउट के साथ ही फंक्शन लिख दिया, फंक्शन कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंक्शन जो है बिल्कुल उसी तरह करेगा जिस तरह इंटीजर, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ मैंने ये किया नंबर जो 10 है वो डुप्लीकेट हो गया फंक्शन के अंदर, कॉपी हो गया, और उसको कॉपी करने के बाद उसने मतलब जाहिर है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जो भी प्रोसेस हुआ, और उसके बाद इसको रिटर्न कर दिया। तो अब इसको रन करके देखते हैं 5, तो ये देखें इसने 100 बता दिया, ठीक है ना। ये तो मतलब वेरिएबल बनाकर मैंने इस तरह से डाल दिया, हम वेरिएबल के बगैर भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ कॉन्स्टेंट भी डाल सकते हैं, फिर सादा नंबर, ठीक है, जैसे कि मैं फर्स्ट कर यहाँ डाल देता हूँ 6, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36। तो मैं लिखता हूँ वॉइड कॉल ए नंबर, ठीक है ना। इसका मकसद है कि एक नंबर कॉल करे, लेकिन वो नंबर एक प्रीफिक्स के साथ कॉल करें, मतलब कुछ पीछे उसके लिखना है प्रीफिक्स इंट नंबर। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं है जो मैं भी बनाने लगा हूँ। सी आउट प्रीफिक्स, उसके बाद इस तरह फिर नंबर, ठीक है, और एंड पे हम एंड एल करते हैं। तो सी आउट तो वॉइड को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है ना। मैं अगर यहाँ लिखूँ कॉल अ नंबर, ठीक है, और राइट, और यहाँ प्रीफिक्स लिखूँ 14, ठीक है, तो ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेटर है सी आउट का वो वॉइड को एक्सेप्ट नहीं करता है, वॉइड कोई टाइप नहीं, हम यहीं अंदर ही सी आउट कर रहे हैं सारा कुछ, तो फिर इसको सी आउट फंक्शन को क्यों करना है, मतलब वॉइड को तो हम कर नहीं सकते, तो इसको हटा देते हैं। ये उसी तरह चलेगा जिस तरह मतलब चलना चाहिए, नंबर ए स्पेस कॉलन स्पेस 14, ठीक है, प्रीफिक्स पहले फिर स्पेस कॉलन स्पेस फिर नंबर, द नंबर इस कॉपी हो गया इधर, और ये वाला जो यहाँ इंट नंबर है 14 आ गया उसकी जगह, और फिर ये सी आउट होगी, दोनों चीज़ें। कोड को मुख्तलिफ फाइल्स में तकसीम करने से पहले हमें एक और चीज़ सीखनी पड़ेगी जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और वो है डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट नंबर, ठीक है। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं इंट नंबर, ये डेक्लेरेशन भी है और डेफिनेशन भी है। डेक्लेरेशन से मुराद ये कि हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि वेरिएबल का नाम क्या है और वेरिएबल की टाइप क्या है, ठीक है। और डेफिनेशन से मुराद उस वेरिएबल की मेमोरी के अंदर एलोकेशन, यानी कि डेफिनेशन से मुराद ये है कि हम एक वेरिएबल को मेमोरी के अंदर एक जगह फिक्स कर रहे हैं कि यहाँ ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल का फलां एड्रेस है और आप यहाँ से इस वेरिएबल को ले सकते हैं। C++ में हम किसी भी चीज़ को सिर्फ एक बार डिफाइन कर सकते हैं, दो बार नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि जब हमने एक मेमोरी के एड्रेस पर या मेमोरी की जगह पर एक टैग से वो वेरिएबल बना लिया, तो फिर उसी टैग से अगर किसी और मेमोरी एड्रेस पर हमने फिर से वेरिएबल बना लिया, तो उससे होगा ये कि अगर हम उसी टैग से वेरिएबल असेस करेंगे तो कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगी कि आप कौन से वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पहला वाला, दूसरा वाला, कौन सा मेमोरी एड्रेस, तो ये चीज़ गलत मानी जाती है कि हम एक से ज़्यादा बार वेरिएबल को डिफाइन करें। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इंट नंबर, फिर से मैं डिफाइन किया, सेव कर रहा हूँ मैं, और
आई डोंट नो कंपाइलर बता क्यों नहीं रहा, लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, इस तरह नहीं कर सकते आप। एक दफा जब डिफाइन कर दिया तो दूसरी दफा डिफाइन करना गलत है। तो ये तो है दो टर्म्स, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। अब जो तीसरी टर्म है वो है इनिशियलाइजेशन। जब हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या बनाते हैं तो हम उसकी एक वैल्यू को सेट करते हैं और उस वैल्यू के सेट करने को हम इनिशियलाइजेशन का नाम देते हैं। मसलन ये इंट नंबर है तो हम इसके आगे इक्वल्स टू 10 लगा दें, तो ये अब सिर्फ डिक्लेरेशन डेफिनेशन नहीं है बल्कि ये साथ ही साथ इनिशियलाइजेशन भी है, ठीक है। अगर एक वेरिएबल इनिशियलाइज ना हुआ हो तो उससे होता यह है कि अगर हम उसको प्रिंट करना चाहें या उसकी वैल्यू देखना चाहें तो उसमें गारबेज वैल्यूज होती हैं। ये हर ज़ुबान के साथ ऐसा नहीं होता, ये C++ के साथ ही है कि जो कंपाइलर है वो किसी भी वेरिएबल डेफिनेशन को एक खास वैल्यू नहीं देता। आमतौर पे होना ही चाहिए कि अगर हम इंट नंबर को डिफाइन करें तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 होनी चाहिए, लेकिन C++ में इनिशियलाइजेशन लाजमी होती है, ठीक है। कुछ कंपाइलर शायद ऐसे होते हों कि जिसमें इनिशियलाइजेशन C++ का कंपाइलर खुद ही करता हो, लेकिन मुझे उनका इल्म नहीं है। अच्छा, तो अभी हमने देखा कि डिक्लेरेशन डेफिनेशन एक साथ कैसे कर सकते हैं और डिक्लेरेशन डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक साथ कैसे कर सकते हैं, और हमें इन चीज़ों का पहले ही पता है, बस हमने इनको एक स्पेशल क्या टर्म दे दिया, लफ्ज़ दे दिए, ठीक है ना। तो अब असल सवाल यह है कि सिर्फ डिक्लेरेशन कैसे की जाए, सिर्फ ये कैसे बताया जाए कि कंपाइलर यहाँ इंट नंबर है लेकिन उसको मेमोरी एलोकेशन ना की जाए, उसको ये ना बताया जाए कि वेरिएबल जो है वो कौन सी मेमोरी एड्रेस पर सेट है। क्योंकि अगर हमने एक दफ़ा ये बता दिया कि वेरिएबल जो है वो मेमोरी एड्रेस के कौन से हिस्से में मौजूद है तो हम उसको दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि दोबारा डिफाइन करना ही क्यों है, लेकिन जब हम मल्टीपल फाइल्स की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हमने एक फाइल का कोड दूसरी फाइल में इस्तेमाल करना है, तो ये अक्सर औकात एक मसला आता है कि हम एक ही वेरिएबल या एक ही फंक्शन को दोबारा गलती से डिफाइन कर देते हैं, और ये बहुत कॉमन इशू है बिगिनर्स को लिए खास तौर पर। तो अब हाल ही डिक्लेरेशन के लिए जो है वो तरीका है एक्सटर्न का। एक्सटर्न का कीवर्ड अगर हम लगा दें पीछे तो ये क्या है, सिर्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन है। अभी मैं आपको इसका एक जादू दिखाता हूँ डिक्लेरेशन का। इंट मेन से नीचे लिखता हूँ इंट नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया इंट नंबर इज इक्वल टू 10। अब मैं उसको इंट मेन में सेट करता हूँ जो डेफिनेशन इनिशियलाइजेशन से ऊपर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट नंबर, ठीक है, एंड एल। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ CTRL F5, ओके। तो रन तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा, ये पुराना कोड जो हमने पिछली सीरीज़ की वीडियो में किया था, पिछली से पिछली या पिछली जो भी है। तो आप यहाँ प्रॉब्लम देख सकते हैं कि ये बोल रहा है नंबर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। ज़रा इस लफ्ज़ पे तवज्जो दें, इसने कहा है डिक्लेयर्ड, ठीक है ना, इसने डिफाइन की बात कभी नहीं की। तो नंबर का डिक्लेरेशन नहीं होगा तो हम नंबर इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कंपाइलर ऊपर से नीचे पढ़ता है, तो ऊपर से नीचे अगर पढ़ा जाए तो ये डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन जो दोनों चीज़ें हो रही हैं वो लाइन नंबर 19 पर हो रही हैं, डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो जाहिर है कि अगर ये नीचे है और इसको ऊपर बुलाया जा रहा है तो ऑब्वियसली कंपाइलर को तो पता ही नहीं कि मतलब ये डिक्लेयर हुआ है नंबर या नहीं, तो ये कह रहा है कि ये एरर है। तो इसका हल क्या है, इसको सिंपल सी बात है हमने डिक्लेयर कर देना है, जैसे कि मैंने पहले बताया एक्सटर्न के कीवर्ड से एक्सटर्न नंबर इंट टाइप भी साथ बता दी इंट नंबर, ठीक है। और अब हम इसको फिर से CTRL F5 दबाते हैं और उम्मीद है इस दफ़ा 10 लिखा आ जाए सामने, और आप ये देख सकते हैं कि 10 लिखा आ गया, ठीक है। तो अब जरा थोड़ा देखते हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। 10 तो नीचे लिखा आ रहा है तो इसने ऊपर कैसे मतलब बता दिया कि 10 है। देखें अब कंपाइलर को पता है कि जो नंबर है ये एग्जिस्ट करता है और इसकी जो टाइप है वो इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंपाइलर ने सारा कोड देख लिया और उसने इसको वैलिडेट कर दिया, कह दिया कि हाँ ये सही है कोड, ठीक है ना। सी आउट के अंदर हम नंबर का टैग यूज़ कर सकते हैं जो कि डिक्लेयर हुआ है और साथ साथ उसकी टाइप इंटीजर है जो सी आउट के साथ चल सकती है, तो लिहाजा ये कोड सही है। कंपाइलर ने फैसला कर लिया कि ये कोड सही है इस डिक्लेरेशन की बना पर। जब हमने किसी चीज़ को डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि कंपाइलर एक्सपेक्ट करता है कि डिक्लेयर हुई हुई चीज़ की डेफिनेशन ज़रूर कहीं ना कहीं होगी, ठीक है ना। आखिर में हो पहले हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जब कंपाइलर ने यहाँ तक कोड पढ़ लिया तो एंड पे जब इसने आखिरी लाइन पढ़ ली तो उसे डेफिनेशन मिल गई। डेफिनेशन मिलने के बाद उसने कंपाइल तो कर दिया, उसके बाद बिल्ड भी कर दिया, बिल्ड करके प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, पूरा प्रोग्राम बना दिया। और फिर जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो 10 लिखा आ गया, हालांकि इसकी डेफिनेशन नीचे है। तो इस तरह से हम जहां मर्जी कोड लिखें, अगर हमने डिक्लेयर कर दिया तो कोड चलेगा, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि अगर हमने डेफिनेशन कोई की ही नहीं, फर्ज करें सिर्फ डिक्लेरेशन करते हैं, डेफिनेशन नहीं करते, सेव करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और आप देख सकते हैं कह रहा है प्रोग्राम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई मसला आ गया, ठीक है। जाहिर डेफिनेशन नहीं है क्योंकि, तो डेफिनेशन के बगैर तो वो बना ही नहीं सकता, बिल्ड ही नहीं कर सकता प्रोग्राम को। ये है सिर्फ डिक्लेरेशन जो ऊपर आ रही है। और डिक्लेरेशन आप जितनी मर्जी बात करें, मैं आज जितनी मर्जी बात लिखूँ एक्सटर्न इंट नंबर, ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंट नंबर इक्वल टू 10 तो मैं एक ही दफ़ा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और थोड़ा सा आपको मिसगाइड कर दिया, डेफिनेशन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, क्योंकि हमने 10 भी कर दिया सामने। इसी तरह हम फंक्शंस के साथ भी ये गेम कर सकते हैं। ज़ाहिर है फंक्शंस में इनिशियलाइजेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फंक्शंस में सिर्फ दो चीज़ें हैं, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। अगर मैं लिखूँ वॉइड कॉल मी, ठीक है, कॉल मी, और कुछ भी हो सकता है, सी आउट देते हैं कॉलिंग मी, अब ऐसे ही, ठीक है, एंटर किया। और अब हम इसकी बजाय लिख देते हैं कॉल मी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये कॉल मी के फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन हो रही है, ठीक है ना, कि ये डिक्लेरेशन है और उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी है कि
कॉलिंग मी मतलब इसके अंदर का कोड जो है वो डेफिनेशन है, और हम इसको सिर्फ एक ही बार डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जितना वेरिएबल का हिसाब है, हम 2 बार नहीं कर सकते क्योंकि एक दफ़ा हो गया है, ठीक है ना, डिफाइन। इसको रन करके देखते हैं, क्या पता एरर देना चाहिए इसे, और इसने दे दिया, शुक्र है एरर दे दिया। इसने क्या दिया, रीडेफिनेशन ऑफ वॉइड कॉल मी। तो जाहिर है कि रीडेफिनेशन C++ में करना या मेरे ख्याल से किसी भी ज़बान में करना गलत है। तो अब हम वॉइड कॉल मी को नीचे लिखते हैं, जो बाकी सारा कोड है उससे नीचे लिखते हैं, ठीक है। और जाहिर है कि कॉल मी नीचे है तो कॉल मी स्कोप में नहीं है, तो इसको रन करके देखते हैं क्योंकि इसने तो कहा एरर नहीं है। तो ये देखें अभी भी कह रहा है नहीं एग्जिस्ट करता, कॉल मी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, ठीक है ना, डिक्लेयर्ड। तो अब मैं लिखने लगा हूँ एक चीज़ जिसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप से मुराद सीधी सी बात है, फंक्शन डिक्लेरेशन को हम प्रोटोटाइप कहते हैं। तो फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या हो सकती है, वॉइड कॉल मी, ठीक है, कॉल मी राउंड ब्रैकेट्स और एंड पर सेमीकोलन, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्रोटोटाइप है या कह लें फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है। अब सेव करें और इसको रन करके देखते हैं, ये कॉलिंग मी लिखा आ जाएगा। ये वही हिसाब हो रहा है जो पीछे हमने वेरिएबल के साथ किया, लेकिन इस दफा फंक्शन के साथ कर रहे हैं। तो ये देखें कॉलिंग मी लिखा आ गया। तो फंक्शन का प्रोटोटाइप कंपाइलर को ये बताता है कि रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है और फंक्शन के पैरामीटर्स क्या है। ज़ाहिर है इसमें कोई पैरामीटर नहीं कॉल मी में, लेकिन फर्स्ट करें एक पैरामीटर डाल ही देते हैं, स्ट्रिंग नेम, ठीक है ना, और यहाँ कॉल मी कॉलन नेम लिख देते हैं, ठीक है। और अब हमने यहाँ जो है राउंड ब्रैकेट्स जो प्रोटोटाइप के उसमें ये भी लिखना है, क्या लिखना है कि पैरामीटर कौन सा है। अब इसको रन करते हैं CTRL F5 और देखते हैं कि ये देखिए कॉलिंग मी भी लाल, ठीक है। प्रोटोटाइप ने वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन बता दी कंपाइलर को जो चाहिए होती है, ठीक है ना। जब हमने प्रोटोटाइप बना लिया तो कंपाइलर एक्सपेक्ट करता है कि उसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं होगी, वो डेफिनेशन पकड़ता है और फिर कंपाइल करने के बाद बिल्ड भी कर देता है डेफिनेशन लेकर। ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये आता है कि हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों सीखा, ठीक है ना। हमने कॉन्सेप्ट इसलिए सीखा कि ताकि हम मल्टीपल फाइल प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें। मल्टी फाइल प्रोजेक्ट्स, अभी तक हम सिर्फ एक ही फाइल पर काम कर रहे थे, तो मल्टी फाइल प्रोजेक्ट्स के लिए मैं यहाँ एक और फाइल बनाता हूँ। ये भी main.cpp है, हम इसी पर सारा टाइम काम कर रहे थे, और हम एक और फाइल बना रहे हैं, न्यू फाइल, और उसका नाम जो है वो आप नोट करें, मैं लिखने लगा हूँ। फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ कॉल मी डॉट एच, ठीक है ना। तो ये एच या HPP, ठीक है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं हेडर फाइल्स के लिए। और हेडर फाइल्स क्या होती हैं, हेडर फाइल्स वो फाइल्स होती हैं कि जिसमें हम सिर्फ प्रोटोटाइप्स और डिक्लेरेशंस को लिखते हैं, ठीक है ना। और जो CPP फाइल्स होती हैं उसमें हम डेफिनेशंस को लिखते हैं, ज़ाहिर है। तो अब फर्स्ट करें मैंने कॉल मी डॉट एच लिख दिया, ठीक है ना। मैं एच यूज़ करता हूँ, HPP भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो कॉल मी डॉट एच में ये आ जाएगा प्रोटोटाइप, ठीक है, आ गया प्रोटोटाइप। और अब हम एक और चीज़ बनाते हैं, कॉल मी डॉट CPP, कॉल मी डॉट CPP, ठीक है। और अब हम इसमें ये डाल देते हैं डेफिनेशन, ज़ाहिर है साथ डिक्लेरेशन भी है, ओके। तो ये होगी डेफिनेशन, ठीक है। अब इसे स्ट्रिंग का नहीं पता, और स्ट्रिंग का क्यों नहीं पता, क्योंकि इंक्लूड स्ट्रिंग चाहिए होगा उसके लिए, तो इसको स्ट्रिंग दे देते हैं, नॉट अ बिग डील। यहाँ इसको स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग दिया तो ये मसला खत्म हो गया, सेम यहाँ भी मसला आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग और साथ साथ यूजिंग नेम स्पेस STD भी डालना है, ठीक है। तो ये मसला हल हो गया इससे, ठीक है। और अब इसी तरह यहाँ भी होगा, तो कॉपी कर लेते हैं इनको, बल्कि IO स्ट्रिंग भी चाहिए होगा क्योंकि सी आउट आता है उसमें, ठीक है। तो सी आउट जो IO स्ट्रिंग की वजह से हम इस्तेमाल कर पाते हैं, तो ये हो गया। अब हमने जो है, अब ये नोट करने वाली बात है कि मैं यहाँ लिखने लगा हूँ इंक्लूड डबल कोट्स कॉल मी डॉट एच, ठीक है ना। CPP को नहीं कर रहे इंक्लूड, कंपाइलर तब तक प्रोग्राम को बिल्ड नहीं कर पाएगा जब तक इस कॉल मी की डेफिनेशन ना पता चले, ठीक है ना। डेफिनेशन लाजमी है, तो डेफिनेशन जो है वो हमने CPP फाइल के अंदर लिखी है, कॉल मी डॉट CPP, ठीक है। तो इसको लिंक करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए टास्क डॉट JSON के अंदर जाना है, और यहाँ आपका लिखा होगा फाइल, ठीक है ना, यहाँ आपका ये लिखा होगा, ठीक है ना, डॉलर फाइल। तो आपने उसको चेंज कर देना इसमें वर्क स्पेस फोल्डर //star.cpp, यानी कि जो हमारा वर्क स्पेस फोल्डर है जहाँ हमने ये सारी फाइल्स रखी हुई हैं cpp.exe.h.cpp, उसी फोल्डर में जितनी भी CPP फाइल्स हैं .cpp जिनके एंड पर आता है, उनको कंपाइलर ने एक साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना, बिल्ड कर देना है, उनको देखना है, ठीक है ना। तो यही हमें चाहिए। कॉल मी डॉट CPP को फिर कंपाइलर देखेगा और उसे डेफिनेशन मिल जाएगी, डेफिनेशन मिल गई, कॉल मी जो कॉल मी डॉट एच में था, और ये जो फिर फंक्शन होता है इसकी डेफिनेशन जब मिल गई तो फिर कंपाइलर आराम से बिल्ड कर लेता है। तो मैंने सारा कोड पहले ही लिखा हुआ है, और अब आपने सिर्फ कोड को देखना है, और मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊँगा कि हो क्या रहा है। ये है कोड, ये प्रिंट टेबल 3 जो है टेबल्स डॉट एच से मिल रहा है हमें, ये एक फंक्शन, ठीक है। और अब अगर हम इसको CTRL F5 करें, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं टेबल 3 0 0 3 1 3 3 2 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ 9 तक, ठीक है, 10 तक नहीं 9 तक, क्योंकि ये 0 भी इसने कर दिया काउंट। हम देखते हैं टेबल्स डॉट एच में क्या हिसाब है। तो टेबल्स डॉट एच में वॉइड प्रिंट टेबल इंट नंबर, यानी कि फंक्शन की प्रोटोटाइप। अब हम देखते हैं टेबल्स डॉट CPP को, तो टेबल्स डॉट CPP में टेबल सेंटेंस डॉट एच को हमने अंदर डाला है, और टेबल सेंटेंस डॉट एच से हमें मिल रहा है कॉल टेबल सेंटेंस, और आप ये देख सकते हैं वॉइड प्रिंट टेबल नंबर है i = 0 i = 10, और हम ये कॉल टेबल सेंटेंस में नंबर और i को इंटर कर रहे हैं। ये है डेफिनेशन, और टेबल्स डॉट CPP की डेफिनेशन को हमने किस तरह से अटैच किया है, मतलब इसके साथ। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टास्क डॉट JSON में ये लाजमी करना है, डॉलर फ्लावर ब्रैकेट वर्क स्पेस फोल्डर फ्लावर ब्रैकेट एंड, और डबल स्लैश ये एस्टरिस्क और डॉट और फिर CPP। इसका मतलब यह है कि वर्क स्पेस के फोल्डर के अंदर जितनी भी CPP फाइल्स हैं वो कंपाइलर ने लाजमी लिंक करनी है, लाजमी कनेक्ट करनी है, लाजमी इंक्लूड करनी है, ठीक है, जो भी हिसाब है। अब हम टेबल सेंटेंस डॉट एच जिसमें ये कॉल टेबल सेंटेंस लिखा है उसको देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ प्रोटोटाइप दिया हुआ है सीधा सीधा, ठीक है, डॉट एच फाइल प्रोटोटाइप के लिए होती है।
और डॉट सीपीपी फाइल जो है वो डेफिनेशन के लिए होती है। तो यहाँ ये कॉल टेबल सिंटेक्स की डेफिनेशन है, इंट एम इंट आई, और ये सिंपल सा सी आउट हो रहा है, एम स्पेस एक्स स्पेस आई फिर स्पेस इज इक्वल टू स्पेस एम मल्टीप्लाई आई, ठीक है ना। मतलब 3 का टेबल हमने इसी लाइन की वजह से प्रोड्यूस कर पाए। और आप देख सकते हैं कि जो प्रोटोटाइप है उनमें इंक्लूड आईओ स्ट्रीम नहीं हो रहा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं हो रहा, और इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ कोई सी आउट नहीं है। अगर सी आउट या स्ट्रिंग होता तो हमें इन दोनों लाइन्स की जरूरत पड़ती, हालांकि यहाँ सी आउट है। तो जब सी आउट होता है तो इसका मतलब हमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना होता है और हमें इंक्लूड आईओ स्ट्रीम भी लिखना होता है। इसी तरह ये टेबल्स डॉट सीपीपी में आप देख सकते हैं कि कॉल टेबल सेंटेंस नंबर कोमा आई, ठीक है ना, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, टेबल सेंटेंस डॉट एच से। और इस तरह से ये 5 फाइल्स का प्रोग्राम, जो कि इंतहाई छोटा है, एक फाइल में भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए 5 फाइल्स के अंदर ये सारा प्रोग्राम लिखा है। अब जो बात गौर करने वाली है उस पर आते हैं, ठीक है। और वो बात ये है कि हम यहाँ एंगल ब्रैकेट्स नहीं यूज करें। जिस तरह ये आईओ स्ट्रीम और स्ट्रिंग के साथ आप ये एंगल ब्रैकेट्स देख सकते हैं, इसकी क्या वजह है और ये किस तरह से मुख्तलिफ है। जो एंगल ब्रैकेट्स हैं वो कंपाइलर के खास एक मखसूस जगह से फाइल लेते हैं, एक मखसूस जगह से फाइल को देखते हैं कि कौन सी फाइल यूजर ने लिखी है, प्रोग्रामर ने लिखी है, और वो वहाँ से ढूंढकर फाइल को यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। मसलन ये जो एंगल ब्रैकेट्स का जो केस है वो ये है कि ये एक स्टैंडर्ड C++ के फोल्डर से आईओ स्ट्रीम और स्ट्रिंग लेकर आ रहा है, ठीक है ना। और जाहिर है कि वो स्टैंडर्ड है, अब हमें नहीं पता वो स्टैंड क्या, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एड्रेस हो सकता है। तो जो एंगल ब्रैकेट्स हैं वो हमारा काम आसान बना देती हैं, और कंपाइलर के अंदर जो भी इंक्लूड पाथ होता है ये वहाँ से ले आती हैं फाइल्स को, ठीक है ना, एंगल ब्रैकेट्स। और जो डबल कोट्स का हिसाब है, अगर हम इंक्लूड हैश इंक्लूड के साथ डबल कोट्स लिखकर कोई फाइल को इंक्लूड करें, वो हम रिलेटिवली अपनी वर्क स्पेस फोल्डर से देखते हैं, ठीक है ना। मसलन ये मेन डॉट सीपीपी जहाँ भी है, ठीक है, इसके पास की फाइल जो होती है ना वो हम डबल कोट से लेते हैं। तो मेन डॉट सीपीपी के साथ ही है टेबल्स डॉट एच, तो हमने ये किया कि डबल कोट्स के जरिए जो भी फाइल मतलब उसी जगह पर है जिस जगह पे मेन डॉट सीपीपी है, तो हमने वो इससे एक्सेस कर ली, मतलब वर्क स्पेस फोल्डर के अंदर। तो इस तरह से डबल कोट्स एंगल ब्रैकेट से मुख्तलिफ है। अच्छा, जो अगली चीज़ आ जाती है वो है ये कि हम किस तरह से मल्टीपल डेफिनेशंस को डिवाइड करें। जब आप अपना एक कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो अक्सर औकात ऐसे केसेस आ जाते हैं कि कोई चीज़ आपने गलती से एक से ज़्यादा बार डिफाइन कर दी, जिससे बार बार आपको एरर्स आ रहे हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कि टेबल्स डॉट सीपीपी को मैंने 2-3 बार इंक्लूड कर लिया, ठीक है ना। तो उसका हल क्या होगा? उसका हल ये होगा कि मैं इस सारे कोड को एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर लिख दूँ, ठीक है ना। हैश इफ एंड डिफ अंडरस्कोर टेबल्स अंडरस्कोर, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन पे हैश डिफाइन टेबल्स अंडरस्कोर, और एंड पर जाके लिखना है एंड इफ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर टेबल्स का टैग जो है डिफाइन नहीं हुआ हुआ, इफ नॉट डिफाइंड, टेबल्स का टैग अंडरस्कोर टेबल्स अंडरस्कोर का टैग डिफाइन नहीं हुआ हुआ, तो फिर जाके हमने ये सारा कुछ करना है, ठीक है। और इन सारे में क्या है कि हमने टेबल्स को डिफाइन कर देना है, ठीक है। और डिफाइन करने के बाद हमने ये सारा भी कोड पढ़ना है, और एंड पर जाके ज़ाहिर है हमने इफ स्टेटमेंट को खत्म कर देना है, ठीक है। तो जाहिर है कि ये अगर एक दफ़ा हो गया सारा कोड तो टेबल्स डिफाइन हो गया, और जब हमने अंडरस्कोर टेबल्स अंडरस्कोर को डिफाइन कर दिया और फिर से ये किसी भी रीज़न के तहत हमने कभी भी गलती से कह लें हमने टेबल्स डॉट सीपीपी को एक और जगह इंक्लूड कर दिया, 2-3 जगह इंक्लूड कर दिया, तो ये 2 दफ़ा डिफाइन होने को आ गया, ठीक है ना। अब चूंकि एक दफ़ा डिफाइन हो गया तो इफ़ नॉट डिफाइंड, इफ़ एंड डिफ जो है इसकी बना पर ये डिफाइन नहीं होगा अगली दफ़ा फिर से, क्योंकि जाहिर है कि हमने इसको एक दफ़ा डिफाइन कर दिया, एक दफ़ा डिफाइन कर दिया, तो ये इफ स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है ना, और फिर ये डिफाइन नहीं होगा, एक ही दफ़ा डेफिनेशन होगी। और इस तरह से मल्टीपल डेफिनेशन से बच सकते हैं। जो भी कोड हम हैश के साथ लिखते हैं, ठीक है ना, ये एक्चुअली C++ का कोड नहीं है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर कमांड है जो कि प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले ही चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि इंक्लूड का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रोग्राम चलने से पहले सारी की सारी फाइल्स का कोड यहाँ इंक्लूड हो जाते हैं, आ जाता है, और उसके बाद ये कंपाइल होता है, ठीक है। और यही केस इसके साथ भी है, इफ नॉट डिफाइंड और डिफाइंड के कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, तो हमने ये तो सीख लिया कि मल्टीपल डेफिनेशन से कैसे बचा जा सकता है। अब असल सवाल आता है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है, डिक्लेरेशंस को डेफिनेशन से अलग क्यों करना है, क्यों नहीं हम सिर्फ डेफिनेशंस को इस्तेमाल करके सारी कोडिंग करते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो है आसानी। फिर से वही बात आ गई आसानी की कि अगर डिक्लेरेशंस डेफिनेशन से अलग नहीं होंगी तो प्रोग्रामर्स को इंटरफेस नहीं मिलेगा, प्रोग्रामर्स को कह लें कि एक मेन्यू नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर से वो एक ऑप्शन चुनकर उसको इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल मैं देने के लिए ये SDL2 GFX प्रिमिटिव्स की एक फाइल है जो मैं अपनी पुरानी जो गेम्स है उसमें इस्तेमाल किया करता था। एक .c फाइल है और एक .h है। ये पुराना कोड है C लैंग्वेज नॉट C++, लेकिन ज़ाहिर है C और C++ में काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। ये है डिक्लेरेशन सिर्फ पिक्सल कलर, पिक्सल RGB है, ठीक है। और ये फंक्शन है कि जिसके जरिए हम ग्राफिक्स बनाते हैं। ये पूरी जो फाइल है GFX प्रिमिटिव्स, इसका मतलब ये है कि हम प्रिमिटिव ग्राफिक्स बना सकते हैं, सादे ग्राफिक्स बना सकते हैं, ठीक है। सादे ग्राफिक्स से मुराद एक रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, इक्लिप्स हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ .hp फाइल खोलकर सारे पैरामीटर्स देख सकता हूँ कि इसे कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है ना, x2, ठीक है, रेंडर चाहिए इसे, और फिर यहाँ से मतलब फंक्शन देखकर फिर मैं अपने प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करके .h फाइल को इंक्लूड करके इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकता हूँ ग्राफिक्स बनाने के लिए। रेक्टेंगल आप देख सकते हैं, उसके बाद बॉक्स कलर, ये सारे फंक्शंस बहुत आराम से मतलब सामने नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है ना, और आपके सामने मेन्यू आ गया है कि ये मेन्यू है, ठीक है, इसमें से आप देख लें कि कौन सा आपने डिश सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट करें मैं जनाब सेलेक्ट कर लेता हूँ डिश कह लें किसकी, सर्कल कलर की, ठीक है ना, कि मैंने जहाँ सर्कल बनाना है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया।
अब जो है मैं अपनी main.cpp या जो भी फाइल है उसके अंदर जाके इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस फंक्शन को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है ना। कि जनाब हमने देख लिया सर्कल कलर है एक फंक्शन, उसके बाद उसमें रेंडर डालें, एक्स डालें, वाई डालें, रेडियस कलर, और ये भी हमें पता चल जाएगा कि रिटर्न क्या करता है। जो डिक्लेरेशन है वो ना सिर्फ कंपाइलर को मदद करता है बल्कि हमें भी मदद करता है, और जो .h फाइल है वो एक मेन्यू की तरह काम करती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि .c फाइल भी तो वही काम करेगी। आई मीन .c में भी तो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मतलब क्यों डेफिनेशन क्यों ना हम देखें। तो अभी हम .c फाइल के अंदर जाते हैं, ठीक है, जरा आए देखें, जरूर देखें, ठीक है। अभी तो सब समझ आ रही है, ऑलराइट नाइस। डिक्लेरेशंस साथ में कोड इसका, ठीक है, और साथ साथ इसने जो है जो भी जिसने भी इसको कोड किया है उसने काफ़ी डिफाइन किया है, काफ़ी एक्सप्लेन किया है कि हर फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, फिर आ गया थोड़ा बहुत कोड, अभी तो कुछ भी नहीं कोड, अभी मैं आपको असल कोड दिखाता हूँ। ये देखें ढेर सारा कोड, या फिर से कोड आ गया ढेर सारा। अब हमने जनाब इस पूरी फाइल के अंदर ऊपर नीचे करके ये देख रहे हैं हमने जो इस्तेमाल करनी है चीज़ वो कहाँ है, हमें देखना होगा कि वो चीज़ जो हमें इस्तेमाल करनी है इस बड़ी सी फाइल के अंदर, ठीक है ना। ये .c की इतनी बड़ी फाइल है, अब हमने हर चीज़ देखनी पड़ेगी, सारा कोड देखना पड़ेगा, किधर हो फंक्शन, अरे मैंने फलां फंक्शन यूज़ करना है, किधर हो, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इनकन्वीनियंट है, ठीक है ना, और इस तरह से किसी फंक्शन को ढूंढना जो आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो मुश्किल हो जाता है। इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि आपको मेन्यू जिस पर डिशेज लिखी होती हैं एक एक लाइन में, ठीक है ना, और बहुत प्यारा सा सजाया हुआ एक मेन्यू होता है, और आप एक चुनते हैं डिश और आप खरीदते हैं और वो फिर खाते हैं ज़ाहिर है रेस्टोरेंट में। मेन्यू की बजाय आपको एक किताब दे दी जाती है, ठीक है ना, और उस किताब में हर जो डिश है उसका पूरा रेसिपी लिखी जाती है कि उसमें क्या क्या डालते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद उसमें ये भी लिखा जाता है कि इसको बनाते कैसे हैं, और सारा कुछ उसमें लिखा जाता है। तो क्या आप वो किताब पढ़ना प्रेफर करेंगे या फिर आप उस मेन्यू को पढ़ना प्रेफर करेंगे? आप डिश को सिलेक्ट करने के लिए डेफिनेटली आप मैनुअल को नहीं देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि डिश बनती कैसे है, डिश के अंदर क्या क्या डलता है। आप बेहतर आपको यही लगेगा कि आप मेन्यू खोलें और अपनी पसंद की डिश बस फटाफट से चुनें और वो आपके सामने आ जाए। .h फाइल भी इसी तरह काम करती है कि .h फाइल में आपको ढेर सारे प्रोटोटाइप्स, डिक्लेरेशंस सिर्फ मिलती हैं, और आप को जो दिल चाहे आप उनमें से चुनें। लेकिन अगर आप .c फाइल को खोलेंगे और उसमें से आप ढूंढने लग जाएं कि कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो ये सर दर्द है। और इसमें इतना लो लेवल कोड लिखा हुआ है, मतलब हमने इस कोड का कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, हमारा इस कोड के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है जो हम देख रहे हैं अपने सामने। तो बेहतर यह है कि हम .h फाइल को देखें और उसमें से एक कोड लें, फर्ज करें मैंने लाइन बनानी है, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करें, बजाय कि हम .c के अंदर घुसें और उसमें से अपना एक कोड तलाश करें जो हमें इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपके सामने ये कुछ कोड रखा है और आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 के फंक्शन के अंदर पास किया है, और फिर वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन हम इसको रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये 2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये नंबर हमारे पास किसी भी तरीके से नहीं आएगा। तो जब हम ये नंबर को पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो इसमें हो क्या रहा है, जब हम एक फंक्शन पैरामीटर के अंदर वेरिएबल को लिखते हैं और मतलब वेरिएबल को पास करते हैं, तो वो कॉपी होती है वैल्यू। कॉपी से मुराद ये कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने नंबर 1 10 लिखा है, उसके बाद इंट नंबर 2 इक्वल्स टू नंबर 1 किया है। तो इसमें ये हो रहा है कि नंबर 2 जो है वो नंबर 1 नहीं बन रहा, बल्कि वो 10 उसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि नंबर 2 ने नंबर 1 से कॉपी कर ली 10 की वैल्यू। उसके बाद हमने उसे प्रिंट किया, तो फिर इन दोनों का 10 10 आएगा प्रिंट। फिर हमने नंबर 2 में जब 5 ऐड किया तो नंबर 2 की वैल्यू 15 होगी और नंबर 1 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि जब हमने नंबर 2 को नंबर 1 के इक्वल किया तो वैल्यू कॉपी हो गई नंबर 2 में, और नंबर 2 भी 10 हो गया। लेकिन जब हमने नंबर 2 में 5 ऐड किया तो नंबर 2 जो है 15 हो गया, लेकिन नंबर 1 को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है और ये आपको इसकी पहले भी समझ है। तो मैं इस बात का जिक्र आखिर क्यों कर रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि रेफरेंसेस में ऐसे नहीं होता। तो रेफरेंस कैसे बनाते हैं, ये नंबर 2 है, मैं अगर नंबर इंट नंबर 2 के पीछे अगर एंड लगा दूँ, एम्परसेंड या एंड जो भी आप कहना चाहें, एम्परसेंड लगा दूँ, उसके बाद इसको अब रन करके देखूँ तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। पहले तो 10 10 हो गया, ठीक है, नंबर 1 जो है उसने कॉपी की नंबर 2 की, लेकिन हालांकि कॉपी अब नहीं हो रहा, ठीक है, 10 10। उसके बाद हमने नंबर 2 में जब 5 ऐड किया तो अब नंबर 1 की वैल्यू भी 15 हो गई है। तो ये क्या सिस्टम है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमने नंबर 1 का एक रेफरेंस बनाया है, ये एम्परसेंड के सिंबल से हम रेफरेंस बनाते हैं, नंबर 1 का रेफरेंस बनाया है और उस रेफरेंस का नाम नंबर 2 रखा है। रेफरेंस कह लें कि एक टैग है, ठीक है ना, ये दोनों वेरिएबल्स एक ही हैं लेकिन बस नाम मुख्तलिफ है। कहने का मतलब ये कि अगर आप नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप नंबर 1 को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ एक नाम है, एक और नाम नंबर 1 का, और वो नंबर 2 है, ठीक है। और मैंने अगर नंबर 2 के साथ जो भी किया, मतलब मैंने नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई 5 किया, मल्टीप्लाई 2 किया, प्लस 5 माइनस 5 जो भी किया, तो उसका जो है इफेक्ट वो नंबर 1 को ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर 2 एक्चुअली है ही नंबर 1। तो ये रेफरेंसेस हैं कि मतलब आप एक वेरिएबल को आप एक वेरिएबल का एक नया टैग बना दें। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसी रेफरेंस को फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं सारा हटाता हूँ, वही मैं फंक्शन लिखता हूँ, void multiply by 2। अब ये वही फंक्शन है जो हमने पहले लिखा था, लेकिन अगर हम यहाँ इंट और नंबर के दरमियान, ठीक है ना, इंट और नंबर के दरमियान एम्परसेंड लगा दें, मेरे कीबोर्ड पे एम्परसेंड आता है, शिफ्ट को 7 के साथ घुमाएं तो एम्परसेंड आता है, ठीक है। तो ये एम्परसेंड आया। अब जो है हम वैल्यू को कॉपी नहीं कर रहे, अब हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब यहाँ हम जो भी इंटीजर डालेंगे हम उस इंटीजर का रेफरेंस ले लेंगे। यहाँ मैंने नंबर 8 डाला और फिर जब हमने नंबर को पैरामीटर से पास किया तो हम ये कॉपी नहीं कर रहे, हम इसका रेफरेंस पास कर रहे हैं, और फिर वो रेफरेंस जो है हम उस रेफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं सी आउट करके कि नंबर की क्या वैल्यू है, नंबर, तो ये देखिए नंबर की वैल्यू 16 है, क्योंकि अब ये रेफरेंस जा रहा है, तो यहाँ फंक्शन के अंदर जो भी हो रहा है वो रेफरेंस के साथ भी हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ एम्परसेंड हटा दूँ और अब मैं इसे रन करूँ, ओ राइट, CTLF5
तो ये 16 नहीं होगा, ये 8 ही होगा। हम यहाँ देखें 8 आ रहा है। अब ये मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब हम वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं, एक नया वेरिएबल बना रहे हैं पैरामीटर के जरिए, ठीक है। लेकिन उस पर अब जो भी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे उसका इफेक्ट यहाँ वाले नंबर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने रेफरेंस नहीं पास किया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस एक फंक्शन के जरिए हम 3 आउटपुट्स ले रहे हैं, फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल के नाम से, और यहाँ एक इनपुट भी है। तो आप इनपुट्स भी कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं पैरामीटर्स के जरिए, रेफरेंसेस की मदद से, ठीक है। तो ये देखें, फिर उसके बाद मैंने रेफरेंसेस को सेट कर दिया और ये गलती कर दी, मल्टीपल्स हैं ये, नंबर के हम जो भी नंबर डालेंगे उसके 3 मल्टीपल्स ही हमें दे देगा, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ अरे के जरिए अरे के जो एलिमेंट्स हैं पैरामीटर्स में डाले, ठीक है ना, पास किए एज ए रेफरेंस, और फिर हमने उन्हें प्रिंट कर दिया, और इस तरह से हमने 3 आउटपुट्स ले लिए। रिटर्न के जरिए हम एक आउटपुट करते थे, और अब रेफरेंसेस को इस्तेमाल करके हमने एक साथ एक ही फंक्शन में 3 आउटपुट्स ले लिए, ठीक है। तो अब हम जा देखते हैं कि नंबर 8 के 3 मल्टीपल्स कौन से हैं। 8 16 24, 8 16 24, तो ऑब्वियसली पहला मल्टीपल 8 मल्टीपल 1 8 ही होगा, तो इसलिए 2 बार 8 आ गया, 8 16 एंड 24। और आप ये देख सकते हैं कि 3 आउटपुट्स हमने ले लिए इस एक फंक्शन से, 3 मल्टीपल्स ऑफ जो इसका नाम रखा है, और इस तरह से रेफरेंसेस काम करते हैं। एक और चीज़ रेफरेंसेस के साथ है कि आप यहाँ आपको लाजमी वेरिएबल लिखना पड़ेगा, आप यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं लिख सकते। मसलन अगर मैं चाहूँ 5, तो 5 को हम एज ए रेफरेंस, ऑब्वियसली ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको हमने किसी जगह स्टोर नहीं किया हुआ, तो लिहाजा हम इसका रेफरेंस भी नहीं बना सकते। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने कुछ कोड लिखा है, इंट नंबर इक्वल 12, और उसको सी आउट कर दिया, और ये आप देख सकते हैं कंसोल में 12 आ गया। लेकिन मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं अभी आगे करने लगा हूँ वो थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। तो यह इंट नंबर 12, और अब यहाँ मैं नंबर के पीछे लगा देता हूँ एम्परसेंट, जो कि मेरे कीबोर्ड पे शिफ्ट 7 से आता है। एम्परसेंट, ये वही एम्परसेंट है कि जिससे हम रेफरेंसेस बनाते हैं वेरिएबल्स के, और हम इसी एम्परसेंट से इस नंबर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस ले सकते हैं। जी हाँ, मेमोरी एड्रेस। अब ये देखते हैं कि एम्परसेंट नंबर को प्रिंट करें तो क्या आता है। सेव करके रन करते हैं, सीरियल F5, और ये आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है 0x6DFEEC। ये क्या चीज़ है? 0 मल्टीप्लाई बाय 6DFEEC, ये है एक हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है ना, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, और ये हेक्साडेसिमल नंबर जो है कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके अंदर इस वेरिएबल की पोजीशन कि ये कहाँ स्टोर हुआ है वो दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो वेरिएबल नंबर है ये एक स्पेसिफिक पोजीशन पे एक स्पेसिफिक एड्रेस है इसका, मेमोरी एड्रेस, जहाँ ये स्टोर हुआ है, और इसी को हम पॉइंटर का नाम देते हैं, ठीक है ना। ये तो है मेमोरी एड्रेस है। पॉइंटर जो होता है वो एक ऐसा वेरिएबल होता है कि जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये मैंने अभी आपको दिखाया कि मेमोरी एड्रेस क्या होता है। तो पॉइंटर क्या होता है, और अगर हमने नंबर का मेमोरी एड्रेस स्टोर करना हो किसी वेरिएबल में तो वो किस तरह से करना है। तो इसका ये हालांकि हम लिखेंगे इंट एस्टरिस्क, ठीक है ना, शिफ्ट 8 का दबाएं तो एस्टरिस्क आता है। पी नंबर, ठीक है, पी से मुराद पॉइंटर है, आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, मैंने पी सिर्फ आपकी मदद के लिए लिखा है ताकि आपको समझे कि पॉइंटर है, नंबर का पॉइंटर, ठीक है। और मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू एम्परसेंट नंबर, ठीक है। ये एम्परसेंट यहाँ रेफरेंस के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, ये नंबर का जो वेरिएबल है इसके पीछे जो एम्परसेंट लगाया है ये मेमोरी एड्रेस दे रहा है, ठीक है ना, ये नंबर का मेमोरी एड्रेस होगा, और अब ये पी नंबर के अंदर स्टोर हो गया। पी नंबर क्या है? पॉइंटर है इंटीजर टाइप का, ठीक है ना, और इंटीजर टाइप के पॉइंटर के अंदर अगर हम ये लिखें, ठीक है ना, अब ये देखें सी आउट हो रहा है एम्परसेंट नंबर, अब हम इसके साथ सी आउट करते हैं ऊपर पी नंबर, ठीक है। तो ये दोनों जो है सेम मेमोरी एड्रेस देंगे, सीरियल शिफ्ट सीरियल F5, और अभी आप देख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 6DFEE8, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है मेमोरी एड्रेस की, ठीक है ना, ये स्पेशल वैल्यू होती है, इसको ज़्यादा गौर ना करें, बस ये समझें कि पी नंबर जो है ये वही चीज़ है जो एंड नंबर है, यानी कि मेमोरी एड्रेस, ठीक है ना, नंबर का मेमोरी एड्रेस। ये था हल्का फुल्का पॉइंटर्स का ओवरऑल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि मेमोरी एड्रेस प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से काम करती है, उसका क्या रोल होता है प्रोग्रामिंग में, और हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि पॉइंटर जो है वो मेमोरी एड्रेस के साथ किस तरह से रिलेट करता है। तो आइए बोर्ड की तरफ। इस बारे में हमने पहले भी बात की थी कि एक बाइट के अंदर कुल मिलाकर 8 बिट्स होते हैं, और एक बिट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है 0 या फिर 1, ठीक है ना। और इस तरह से हम मेमोरी को स्टोर करते हैं। तो ये बात बताने का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि जो एक मेमोरी एड्रेस होता है, फर्ज करें ये मेमोरी एड्रेस है जो मैं लिखने लगा 46EEF है, ठीक है ना, ये एक मेमोरी एड्रेस है। तो एक मेमोरी एड्रेस के अंदर एक बाइट होता है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने इंटीजर को स्टोर करना होगा तो उसके लिए ऐसी 4 जो है बाइट्स इस्तेमाल होंगी, ठीक है ना, 4 बाइट्स में एक इंटीजर स्टोर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक इंटीजर जो है उसके 4 मेमोरी एड्रेस होते हैं। फर्ज करें कि मैं जो है ये लिख देता हूँ, ये फर्ज करें ये मेमोरी एड्रेस है, तो अगला जो होगा वो होगा 0002, उसके बाद होगा 0003 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है, 4। तो 1 2 3 4, ठीक है, इसमें मतलब एक इंटीजर स्टोर हुआ, और उसके बाद इसके जो अगला होगा मेमोरी एड्रेस, इसके बाद जो अगला मेमोरी एड्रेस होगा या पिछला मेमोरी एड्रेस होगा वो होगा क्या? गार्बेज। गार्बेज से मुराद ये कि हमने उसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं किया हुआ और वो अनडिफाइंड है, मतलब अगर हम इसको असेस करना चाहें कि इसके अंदर क्या वैल्यू है या इसके अंदर क्या वैल्यू है तो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, गार्बेज जिसको हम कह सकते हैं, मतलब एक ऐसी वैल्यू के जिसका कोई इस्तेमाल नहीं, तो हमने उसको गार्बेज का नाम दे दिया, ठीक है। फर्स्ट करें ये आपके कंप्यूटर की रैम है, एक बड़ी सी रैम, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ फटाफट, ये ओके, ये आपकी रैम है।
अब ज़ाहिर है कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, तो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी वहाँ लग गई होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेटा पहले ही फिल हुआ हुआ है, ठीक है। ये ओके। अब जो है आपने लिखा है इंट नंबर इज इक्वल टू 7, ठीक है, कुछ भी लिखा हो। आपको पता है कि इंट जो है वो कितना है, 4 बाइट्स है, फर्ज करें 4 बाइट्स है, हो सकता है 2 बाइट्स भी हो। तो अब जो है कंप्यूटर वो इंटीजर को इस पूरी रैम में से या मेमोरी कह लें, इसमें से 4 मुसलसल हाली बाइट्स, ठीक है ना, कॉन्जेक्यूटिव एम्प्टी बाइट्स जो है वो कॉन्जेक्यूटिव एम्प्टी बाइट्स जो है उसके अंदर इसको एलोकेट करेगा, इसको डाल देगा। तो फर्ज करें मैंने कहा कि इधर डाल दे। अब अगर मैं इस बाइट में डालूंगा तो इसकी अगली 3 बाइट्स में से देखें आखिरी बाइट में डेटा है, तो इसका मतलब हम इधर नहीं डाल सकते इसको, ठीक है। तो इधर हम डाल सकते हैं, फर्ज करें इधर डाल दिया तो ये 1 2 3 4 4 बाइट्स फुल हो गई, ठीक है। और इस तरह से एक इंटीजर स्टोर हो गया। तो जब हम एक पॉइंटर बनाते हैं इंट एस्टेरिस्क पी नंबर, ठीक है, और मैंने उसको कह दिया एम्परसेंड नंबर, यानी कि हमने पी नंबर जो कि एक पॉइंटर है इंटीजर टाइप का, उसके अंदर एम्परसेंड नंबर डाल दिया, यानी कि नंबर का मेमोरी एड्रेस डाल दिया, ठीक है। जब हमने काम किया तो अब इस पॉइंटर को सिर्फ ये पता है कि पहला मेमोरी एड्रेस क्या है, ठीक है ना, पहला मेमोरी एड्रेस पॉइंटर को सिर्फ इसका पता है, पहले वाले का, और किसी का नहीं पता पॉइंटर। तो पॉइंटर को पहले वाले का पता है, लेकिन जब हम पॉइंटर में से निकालना चाहेंगे वैल्यू, यानी कि पॉइंटर को डीरेफरेंस करना चाहेंगे, जो कि हम एम्परसेंड एम्परसेंड नहीं एस्टेरिस्क पी नंबर अगर हम इस तरह करेंगे तो ये डी रेफरेंस हो जाएगा, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। डी रेफरेंस, इसका रेफरेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, पॉइंटर रेफरेंस बिल्कुल डिफरेंस है, लेकिन जब हम पॉइंटर में से वैल्यू निकालना चाहें जो उस मेमोरी एड्रेस के अंदर है तो उसको हम डी रेफरेंसिंग का नाम देते हैं, ठीक है। तो जाहिर है जो पी नंबर है वो नंबर का पहला मेमोरी एड्रेस है, ठीक है ना। और अगर ये चारों बाइट्स पॉइंटर पढ़ ले तो 7 को प्रिंट करेगा। तो एस्टेरिस्क पी नंबर अगर हम करेंगे तो हमें 7 की वैल्यू मिलेगी। अब ये जो 7 की वैल्यू मिल रही है ना, ये इस तरह से मिल रही है कि ये पॉइंटर जो है पी नंबर, इसे पता है कि ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, लिहाजा इसको जो भी पहला मेमोरी एड्रेस मिलेगा वो एक्सपेक्ट करेगा कि ये टोटल 4 बाइट्स होगा। तो वो 4 के 4 बाइट्स जो है एक साथ मिलाकर आपको एक इंटीजर दे देगा, जो कि हमारे केस में क्या है, 7 है। अब सवाल ये कि पॉइंटर खुद में कितना बड़ा होता है। पॉइंटर जो है, पॉइंटर उसका साइज होता है 8 बाइट्स। क्यों? क्योंकि पॉइंटर जो है क्या होता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू, जो कि काफ़ी बड़ा इंटीजर है। हेक्साडेसिमल कह लें कि लॉन्ग इंट, या कुछ केसेस में लॉन्ग इंट, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं कि पॉइंटर स्टोर करने के लिए 8 बाइट्स चाहिए होते हैं, जो कि लॉन्ग इंट या लॉन्ग इंट देगा। अगर आपको नहीं पता कि मैं ये लॉन्ग और लॉन्ग इंट क्या बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी प्रिमिटिव टाइप्स की वीडियो देखें C++ की, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉन्ग से क्या मुराद है, ठीक है। पॉइंटर खुद में 8 बाइट्स होता है, हेक्साडेसिमल मेमोरी एड्रेस होता है, और उस मेमोरी एड्रेस में से हम जो है फर्ज करें 0xFF6413 ये मेमोरी एड्रेस है। तो उस मेमोरी एड्रेस में से हमने अगर मालूम करना हो कि क्या है इसके अंदर, तो हमें ये पता करना होगा कि जो इसके अंदर डेटा है वो कौन सी टाइप का है। और फर्ज करें हमने पॉइंटर बनाया इंटीजर का, तो इंट टाइप का होगा, और अगर इंट टाइप का होगा तो इसे पता होगा कि इसके बाद अगली 3 मेमोरी एड्रेसेस भी हैं जो लेनी है, और वो लेकर चारों को जब मिलाएंगे तो फिर हमें इंटीजर मिलेगा, और वो फिर इंटीजर को प्रिंट कर देगा। डी रेफरेंसिंग क्या चीज़ होती है? डी रेफरेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो मेमोरी एड्रेस में वैल्यू होती है उसको एक्सट्रैक्ट करके ले आना, ठीक है ना। फर्ज करें कि एक मेमोरी एड्रेस में इंटीजर की पहली बाइट है, ठीक है, तो पॉइंटर ये करेगा कि वो पहली बाइट से बाकी 3 बाइट्स भी लेकर उनको मिलाकर इंटीजर आपको ले देगा, ठीक है। तो यहाँ मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये पी नंबर है ना, पी नंबर और फिर एंड नंबर को तो हटा देते हैं, ठीक है। अब ये पी नंबर क्या करता है, इसको देखने के लिए सीरियल एफ दबाते हैं, और ये देखें जब मैंने सिर्फ पी नंबर को प्रिंट किया जो कि पॉइंटर है, ये देखें इंट एस्टेरिस्क पी नंबर, ठीक है, उसमें एम्परसेंड नंबर डाला, तो और फिर हमने पी नंबर को सी आउट किया तो मेमोरी एड्रेस आ गया, किसका, नंबर का ऑब्वियसली। तो पी नंबर इस तरह से स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस को। लेकिन अगर मैं इस पी नंबर के पीछे एस्टेरिस्क लगाऊँ, ठीक है ना, अब ये जो एस्टेरिस्क है ये मुख्तलिफ है इस एस्टेरिस्क से, ठीक हो गया। ये एस्टेरिस्क जब हमने इंट के साथ जब हमने एस्टेरिस्क लगाया तो इसका मतलब ये कि हम बना रहे हैं पॉइंटर की इंटीजर टाइप, ठीक है ना, वो बना रहे हैं और फिर उसके अंदर हमने स्टोर किया, तो ये बनाते वक्त एस्टेरिस्क इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और अब हम उसी पॉइंटर का जो वेरिएबल है उसके पीछे एस्टेरिस्क लगा रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ एस्टेरिस्क है, और इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डी रेफरेंसिंग, ठीक है ना। इसका रेफरेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। रेफरेंस एक अलग चीज़ है, वो मतलब वो भी एम्परसेंड से होता था, ये मैं रेफरेंस बना के दिखाता हूँ, इंट एम्परसेंड आर नंबर, ठीक है ना, रेफरेंस टू नंबर इज इक्वल टू नंबर, इसी तरह था, यस। तो ये है रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस, और ये है पॉइंटर, ठीक हो गया। ये रेफरेंस है, ये पॉइंटर है, और यहाँ मैं डी रेफरेंसिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जब मैं डी रेफरेंस कर रहा हूँ पी नंबर को, तो देखते क्या होता है, सीरियल F5, और ये देखें इसने 12 प्रिंट कर दिया, क्योंकि हम डी रेफरेंस कर रहे हैं उस मेमोरी एड्रेस में से 12 की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि अगर हम देखें तो रेफरेंस भी कुछ इसी तरह काम करता है, मैं यहाँ लिखूँ सी आउट आर नंबर, ठीक है ना, बगैर एस्टेरिस्क के, बगैर किसी चीज़ के, तो ये हमें मतलब देगा 12, क्योंकि यहाँ जो आर नंबर है वो वही चीज़ है जो नंबर है, ठीक है ना, टैग उसका।
तो ये फ़र्क जो है ना, इसको ज़रा आप गौर करें कि रेफरेंस पॉइंटर बिल्कुल अलग चीज़ है। अब चूँकि हाँ, वो मेमोरी एड्रेस में सेव है, ठीक है ना, वैल्यू, और यानी कि अगर हम वैल्यू चेंज करेंगे, नंबर की वैल्यू चेंज करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पी नंबर उसी मेमोरी एड्रेस को देख रहा है, तो पी नंबर एस्टेरिस्क की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ लिखता हूँ नंबर प्लस इक्वल टू 2, ठीक है? तो मैं अब नंबर को प्लस इक्वल टू 2 कर रहा हूँ, पी नंबर को कुछ नहीं कर रहा और ना आर नंबर को कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब ज़रा देखें कि क्या रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आएगा दोनों का 14 आएगा, ठीक है? दोनों पी नंबर और आर नंबर का 14 आएगा। पी नंबर से मुराद पॉइंटर नंबर और आर नंबर से मुराद रेफरेंस नंबर, और ये देखिए 14 है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पॉइंटर्स जो है रेफरेंस की तरह काम करते हैं, लेकिन रेफरेंस नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंटर जो है वो मेमोरी एड्रेस का असूल अपनाता है कि मेमोरी एड्रेस लो और फिर उस मेमोरी एड्रेस में से वैल्यू को निकालो, ठीक है? अब जाहिर है कि नंबर जो है वो भी उसी मेमोरी एड्रेस को देख रहा है, तो अगर हम नंबर की वैल्यू बदलेंगे तो एस्टेरिस्क पी नंबर जो हम डी रेफरेंस कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी वही होगी जो नंबर की होगी, जाहिर है, क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस पर पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा फर्क है। और रेफरेंस जो है वो बेसिकली क्या है कि हमने वो जो वेरिएबल था उसी का एक और टैग बना लिया, तो वो दोनों वही चीज़ है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तो अब हम असली टॉपिक पर आते हैं और वो है अरेज और पॉइंटर्स, कि अरेज और पॉइंटर्स किस तरह से सेम है। ऑलराइट, तो यहाँ मैं लगाता हूँ इंट, ठीक है, नंबर अरे, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट्स। ये अरे का यही हिसाब होता है कि हम सब ब्रैकेट्स लगाते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि कितने हमें इसमें डालनी है, तो फर्स्ट में 5 डालते हैं, तो ये हमने 5 नंबर डाल दिए, ठीक है। अब जो है हम सी आउट करते हैं नंबर अरे को, ठीक है ना। अब ये अरे है, ये तो बहुत क्लियर बात है। अगर आपको नहीं पता अरे क्या भला है तो आप वीडियो देख लें अरे की, ठीक है ना, मैंने बनाई हुई है। तो ये अब जरा गौर करें कि मैं यहाँ ब्रैकेट जीरो नहीं कर रहा, ना 1 2 इस तरह नहीं मैं कर रहा, मैं सिर्फ नंबर अरे हाल लिख रहा हूँ और आगे कोई ब्रैकेट वगैरह लगा के 0 1 2 नहीं किया। अगर मैं ब्रैकेट जीरो लगा दूँ तो ये हमें 4 प्रिंट करके देगा, 1 लगाऊंगा तो 14 प्रिंट करके देगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये क्या करेगा अगर हम इसके आगे कोई ब्रैकेट और नंबर ना लगाएं तो, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं सीरियल F5, और ये देखें, ये क्या है गाइस, ये क्या है, ये मेमोरी एड्रेस है, ठीक है ना। और मेमोरी एड्रेस किसका, 4 का, पहले इंटीजर का, ठीक हो गया। और इससे ये साबित होता है कि नंबर अरे खुद में क्या है, एक पॉइंटर है। ऑलराइट, ये एक पॉइंटर है। अब हम एक और चीज़ करते हैं, वो ये है कि अब जाहिर है कि ये पॉइंटर है, एक मेमोरी एड्रेस है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस अरे को इस तरह से पॉइंटर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह हम यहाँ एम्परसेंड नंबर से करते थे ना, ये वाला काम, ठीक है ना, एम्परसेंड नंबर से, उस तरह हम यहाँ भी अरे कोई भी नाम लिखकर एंड नंबर अरे लिखने की तो नहीं बनती, क्योंकि नंबर अरे वैसे ही एक वो है, क्या उसे कहते हैं, मेमोरी एड्रेस है, तो एम्परसेंड तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर एम्परसेंड लिखना भी है फर्स्ट करो तो वो हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ हम लिखेंगे नंबर अरे 0, ठीक है, और फिर ब्रैकेट्स लगाकर एम्परसेंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं पहले डिजिट का मेमोरी एड्रेस ले रहा हूँ जो कि सेम यही चीज़ है, ठीक है ना। ये जो चीज़ है नंबर अरे और ये, ठीक है, अ, ये चीज़, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, ये एक ही मेमोरी एड्रेस देंगे। तो मैं यहाँ 2 भी लिख सकता हूँ, 2 दूंगा तो 47 का मेमोरी एड्रेस देगा, ठीक है ना। खैर अभी मैं सीधा सीधा बस सादा लिखता हूँ, तो अब ये मेमोरी एड्रेस पी अरे के अंदर स्टोर हो गया, और अब हम यहाँ लिखते हैं पी अरे, और ये देखें इसने वही दिया जो पहले आई थी वैल्यू, ठीक है ना, 0x60FED8। अब हमने पीछे तो ये देखा कि अरे किस तरह से पॉइंटर्स हैं, ठीक है ना। अब हम ये देखने लगे पॉइंटर्स किस तरह से अरेज हैं, ठीक है। जाहिर है कि अगर हमने ये साबित कर दिया कि अरे पॉइंटर है और पॉइंटर अरे है, तो इसका मतलब ये कि दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक हो गया। तो इसका साबित करने के लिए हम यहाँ लगाते हैं ब्रैकेट्स 2, ऑलराइट। तो आप ये देख सकते हैं मैं ब्रैकेट्स 2 लगा रहा हूँ किस पर, एक पॉइंटर पर, जो कि अरे में इस्तेमाल होता है, इस तरह से हम अरे में लिखते हैं। तो अब सेव करके इसको रन करते हैं, सीरियल F5 और 47, ठीक है, ये देखें जादू, 47 पॉइंटर जो है अब अरे की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पॉइंटर अरे एक ही चीज़ है। अब हमें ये पता है कि हम यहाँ एस्टेरिस्क पी अरे लिखेंगे तो डी रेफरेंस हो जाएगा। पी अरे का अगर हम एस्टेरिस्क करें तो क्या आता है, ये देखने वाली बात है। सीरियल F5 लेट्स सी, और इसने दिया 4, इसने 4 दिया, क्यों इसने 4 दिया, क्योंकि जो नंबर अरे है यानी कि जो डिफ़ॉल्ट मेमोरी एड्रेस होता है, अगर हम उसको डी रेफरेंस करें तो वो पहले इंटीजर का मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है ना। मसलन मैं यहाँ ये भी लिख सकता था नंबर अरे एस्टेरिस्क नंबर अरे, इसने दिया 4, सेम चीज़, ओके। तो अब अगर हमने फर्ज करें हम ब्रैकेट्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते, हम ये डी रेफरेंसिंग वाला तरीका ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, हालांकि जो ब्रैकेट्स वाला तरीका है, ब्रैकेट्स 0 जब हम करते हैं, मतलब हम इस तरह लिखते हैं नंबर अरे 0, ठीक है ना, ये जो है वही चीज़ है जो मतलब ये है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है जो मैं लिख रहा हूँ, एस्टेरिस्क नंबर अरे, ठीक है। ये चीज़ भी वही काम करेगी जो ये चीज़ करेगी, ठीक है ना। ये क्या कर रही है, पहला मेमोरी एड्रेस रेफरेंस करके हमें वैल्यू दे रहा है, और ये जो नंबर अरे एस्टेरिस्क है ये भी वही काम कर रहा है, ठीक है ना, कि जो इस मेमोरी एड्रेस में नंबर है, जो वैल्यू है, जो डेटा है, वो हमें डी रेफरेंस कर रहा है, हमें निकाल के दे रहा है, ठीक हो गया। तो अगर फर्ज करो हमने नंबर अरे 1 करना हो तो इसका इक्विवेलेंट डी रेफरेंसिंग मेथड क्या होगा, ठीक है ना। तो उसका डी रेफरेंसिंग मेथड ये है कि हम पी अरे जो है, ये ब्रैकेट लगाएं पहले, राउंड ब्रैकेट्स, और पी अरे प्लस 1 कर दें, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रैकेट्स नंबर अरे प्लस 1, ठीक है, ये वही काम करेगा। तो मैंने यहाँ प्लस 1 किया, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर किया प्लस 1, उसके बाद ये एस्टेरिस्क लगाया। ऑब्वियसली प्लस 1
परमानेंटली नहीं है, टेम्पोरेरी है, क्योंकि +1 ये हमने एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल किया, इज इक्वल टू नहीं किया। अगर प्लस इक्वल टू होता तो फिर ये परमानेंट हो जाता, लेकिन है हमने सिर्फ +1 किया और फिर ये हमें क्या देगा, 14 देगा। तो देखते हैं 14 दे रहा है CTLF5, तो ये देखें इसने हमें क्या दिया, 14 दी वैल्यू, ठीक है, 14 की वैल्यू दे दी अगर हमने +1 कर दिया एस्टरिस्क के साथ, ऑलराइट। इसी तरह हम +2 करेंगे तो 47 देगा, +3 करेंगे तो 28 देगा। तो इस तरह से हम डी रेफरेंसिंग के जरिए बी अरे की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो फिर अगर पॉइंटर्स और अरे सेम चीज़ है तो फिर इनको अलग अलग क्यों डिफाइन किया जाता है, क्यों कहा जाता है कि फला चीज़ पॉइंटर है, फला चीज़ अरे है, इनके दरमियान कोई फ़र्क भी है या ये बिल्कुल ही मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जी हाँ, इनके दरमियान एक फ़र्क है और वो फ़र्क ये है कि अरे को ये जो अरे है उसको अपने साइज़ का पता होता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। अरे को पता होता है कि मेरे अंदर 5 एलिमेंट्स हैं या मतलब जितने भी एलिमेंट्स हो, तो अरे को पता होता है, लेकिन पी अरे यानी कि पॉइंटर को नहीं पता होता कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इस चीज़ को देखने के लिए हम सी आउट करते हैं साइज ऑफ, ठीक है ना, साइज ऑफ करते हैं नंबर अरे का और साइज ऑफ करते हैं हम पी अरे का, पी अरे, ठीक है। दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन क्या यहाँ हम फ़र्क देखेंगे, लेट्स सी। CTLF5 ये है वो फ़र्क पॉइंटर्स और अरेज में, ये सिर्फ एक ही फ़र्क है बस, और कोई फ़र्क नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर अरे ने कहा है कि मेरा साइज़ 20 है, और 20 किस तरह है, एक इंटीजर अगर 4 बाइट्स होगा तो 5 इंटीजर्स कितने बाइट्स के होंगे, 20 के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 20 आ गया, लेकिन ये देखें पी अरे ने क्या बोला है कि जनाब उसका साइज़ 4 ही है। तो 4 क्यों, क्योंकि एक इंटीजर ऑब्वियसली इसके अंदर है, तो इसने 4 कह दिया कि जनाब पी अरे के अंदर, पी अरे ये समझ रहा है कि उसके अंदर सिर्फ एक इंटीजर है, ठीक है ना। और ये वो फ़र्क है अरे में और पॉइंटर में जो आपको ध्यान में रखना है, वरना अरे और पॉइंटर बिल्कुल 100% सेम है सिवाय इस फ़र्क के। ये फ़र्क जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़र्ज़ करें कि आपने एक फंक्शन के अंदर अरे को भेजना है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट होल अरे, और उसके बाद हमने यहाँ लिखना है इंट अरे ब्रैकेट, हम ये भी लिख सकते हैं इंट अरे ब्रैकेट, या फिर हम यहाँ एस्टेरिस्क लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये सेम ही चीज़ है। यहाँ एक और पैरामीटर देंगे और वो होगा साइज़ का पैरामीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम पी नंबर को फंक्शन में डालेंगे तो उसका साइज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना वो नहीं सेव रहेगा। तो मैं सबसे पहले सिर्फ साइज़ को प्रिंट करता हूँ, सी आउट अरे और साइज ऑफ अरे एरर, ठीक है। यहाँ लिखते हैं प्रिंट होल अरे, ठीक हो गया। और फिर यहाँ हम भेजते हैं नंबर अरे और साइज कुछ भी भेज दो, साइज को तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि अरे का साइज़ क्या होगा अगर हमने एक फंक्शन के अंदर इसको भेजा तो कॉपी पेस्ट किया। CTLF5 तो आप गौर कर रहे हैं अरे हमने अंदर डाली है, ठीक है ना, और अरे जो है उसका साइज़ जो है वो खत्म हो गया, अब फंक्शन को नहीं पता। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि इस तरह अगर हम ब्रैकेट वाला तरीका बना लें तो शायद साइज़ जो है प्रिजर्व हो जाए, फंक्शन के अंदर साइज़ भी चले जाए। तो इसको थोड़ा गौर करते हैं CTLF5 और राइट, ये देखें अभी भी इसने 4 बोला है। तो फंक्शन के अंदर अगर हम अपनी अरे को भेजेंगे तो अपना साइज़ जो है उसको याद नहीं रख सकेगा, वो भूल जाएगा साइज़। तो अगर वो अपना साइज़ भूल गया तो फिर क्या उसका प्रॉब्लम क्या होगा, उसका प्रॉब्लम ये होगा कि मैं लिख देता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन क्या, तो यहाँ लिख सकते हैं साइज ऑफ अरे, ठीक है ना। अब साइज ऑफ अरे यही तो मसला है कि साइज ऑफ अरे कोई है नहीं, ठीक है, अरे 0। तो यहाँ मैं ये कर रहा हूँ इस फंक्शन में कि जो पूरा अरे का साइज़ है उसको डिवाइड करें एक एलिमेंट अरे के साइज़ के साथ, जिसके जरिए हमें ये पता चल जाएगा टोटल एलिमेंट्स कितने हैं अरे के अंदर, अरे आई, ओके। अब हाँ, अब हम देखते हैं क्या होता है। अभी हमने साइज़ को भी इस्तेमाल किया, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि साइज़ ऑफ के तरीके से हम अब करते हैं तो क्या आता है 4। अब कंफ्यूज होंगे कि 4 क्या चीज़ है, तो 67 कर दिया। अब CTLF5 करते हैं, देखते हैं आना चाहिए कुछ मुख्तलिफ। 67, ठीक है, 67 आया है, लेकिन हमने कहा प्रिंट होल अरे, सारी अरे प्रिंट करनी थी और ये सिर्फ एक एलिमेंट प्रिंट कर रहा है। जब हमने अरे को फंक्शन के अंदर कॉपी किया, पैरामीटर के जरिए भेजा, तो साइज़ का जो उसका फैक्टर है कि मतलब अरे का जो साइज़ है वो नहीं गया, तो उसको हल करने के लिए हमने एक और पैरामीटर इस्तेमाल करना है, वो साइज़ का पैरामीटर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइज ऑफ नंबर अरे डिवाइड बाय साइज ऑफ नंबर अरे 0, ठीक है ना। ये वही चीज़ है जो हम यहाँ कर रहे थे, लेकिन अब वो बजाय कि हम फंक्शन के अंदर करें हम बाहर कर रहे हैं, उस तरह से हम साइज़ भेज रहे हैं, ठीक है। हम सीधा सीधा 5 भी लिख सकते थे वो ज़्यादा ईजी होना था, कुछ लोग इसको प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर हम फर्ज करें कि अरे का साइज़ बढ़ा दें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कर दें, मैंने बढ़ा भी दिया और यहाँ से हटा दें, ठीक है। तो अरे का साइज़ हम बढ़ा सकते हैं और फर्ज करें कि ये हमने फंक्शन ढेर सारी जगह लिखा हो, बहुत ज़्यादा जगह लिखा हो, तो अब हम हर जगह ये नहीं देखेंगे कि जनाब यहाँ 5 लिखा है तो इसको 7 कर दें, 8 कर दें, जितना भी हमने अरे को बढ़ा कर दिया। तो इसका फ़ायदा है कि डायनामिक है, मतलब आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये देखें हमने ये लिखा है साइज ऑफ नंबर अरे डिवाइड बाय साइज ऑफ नंबर अरे 0। इसका मतलब ये है कि पूरी अरे का साइज डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ नंबर अरे के एक एलिमेंट के साइज के साथ, यानी कि ये इंटीजर अरे है तो 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं, फर्ज करें 10 एलिमेंट्स हैं तो 10 एलिमेंट कितने होते हैं 40, 40 डिवाइड बाय 4 10, तो 10 आ जाएगा, वो 10 ही साइज होगा, ऑलराइट। और यहाँ अब हम इसकी बजाय साइज लिख देंगे और अब ये वो काम करेगा जो इसको करना चाहिए। CTLF5 ये देखें इसने सारे वैल्यूज दे दिए 67, 14, 47, 28, 32 जो भी है, ठीक है, 12 तक। तो आपको ये बात जहन में बिठानी है कि अगर हमने अरे को फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना है, पैरामीटर के जरिए भेजना है अरे को, तो अरे का साइज़ भी आपको साथ देना होगा पैरामीटर के तौर पर, तब जाके हम पूरी अरे को इटरेट कर सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। और यही साथ पॉइंटर्स के साथ भी है, ठीक है। पॉइंटर ये सेम चीज़ है, मेरे ख्याल से ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ये पेचीदा ज़रूर है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता। अभी मैंने ये अरे ब्रैकेट्स आई इस्तेमाल किया, लेकिन मैं ये भी कर सकता था एस्टरिस्क अरे प्लस आई, ठीक है, ये सेम चीज़ है। तो आप ये देख सकते हैं वर्ड्स जो है स्ट्रिंग की अरे है, ठीक है, इसमें 5 लफ्ज़ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और अब मैं इसको एक पॉइंटर के अंदर डालने लगा हूँ स्ट्रिंग
एस्टरिस्क पी वर्ड्स, ठीक है, और फिर वर्ड्स को हमने सीधा सीधा डाल दिया। तो ये जो वर्ड्स है ये होगा पहला एलिमेंट, जाहिर है। अब हम ये करते हैं कि हम सी आउट करते हैं वर्ड्स 0 को, और हम सी आउट करते हैं एस्टरिस्क पी वर्ड्स, सेम ही चीज़ है। ये इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा फर्स्ट, जहाँ तक हमें समझ है। अगर हम वर्ड्स ब्रैकेट 0 की बजाय ये भी कर लें तो सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। बल्कि हम ऐसा करते हैं, इस पर भी ये करके देखते हैं, और हाँ, अब CTRL F5 करते हैं। तो ये देखें दोनों का आउटपुट आया है फर्स्ट, वर्ड 0 पी वर्ड 0, नहीं कि ज़ाहिर है ये सेम है, और ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा था कि क्यों पॉइंटर्स और अरे सेम ही चीज़ होती है, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, ठीक है ना, 1 यहाँ भी लिखूँ तो क्या होगा, देखते हैं। CTRL F5 और यहाँ सेकंड बोल दिया। पी वर्ड्स क्योंकि वर्ड्स के पहले मेमोरी एड्रेस पे था, तो 1 से वो अगले मेमोरी एड्रेस पे चला गया, अगले मेमोरी एड्रेस, यानी कि फर्स्ट करें 4 बाइट साइज है एक स्ट्रिंग का। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ 1 लिखा है तो वो 4 बाइट क्रॉस करके 5वीं बाइट पर चला गया। 5वीं बाइट पर उसने कहा कि यहाँ होगा स्ट्रिंग, और फिर उसने स्ट्रिंग निकाला सेकंड, ठीक हो गया। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लेके ये है पहले 4 बाइट्स जो कि फर्स्ट को बताते हैं कि यहाँ फर्स्ट है, ठीक है। अब ये हैं दूसरे 4 बाइट्स, अगले 4 बाइट्स, और उसके बाद उससे अगले 4 बाइट्स, उसके बाद उससे अगले 4 बाइट्स, और एंड पर, ठीक है, इस तरह से। तो हो ये रहा है कि जब हम पी वर्ड्स 1 लिखते हैं तो ये इन 4 बाइट्स को क्रॉस करता है, और 5वीं बाइट पर आकर ये सेकंड वाला पूरा पढ़ लेता है, ठीक है ना। सेकंड देखकर वो प्रिंट कर देता है। तो पी वर्ड्स 1 में ये हो रहा है, और पी वर्ड्स 1 जो है वो दरअसल ये है पी वर्ड्स +1 और एस्टरिस्क पीछे लगाएं, ठीक हो गया। पी वर्ड्स +1 पॉइंटर के अंदर एक हम ऐड कर रहे हैं। पॉइंटर के अंदर एक ऐड करने का मतलब है कि जो पॉइंटर की जो टाइप है उसका साइज है ना वो आगे बढ़ा देता है। मतलब 4 बाइट्स है ना, फर्ज करें एक स्ट्रिंग का साइज 4 बाइट्स है, और ये स्ट्रिंग का पॉइंटर है, तो ये 4 बाइट्स आगे बढ़ जाएगा अगर इसमें 1 ऐड किया, यानी कि इधर आगे 2 पर, ठीक है। और फिर हमने जब उसको +1 करके एस्टरिस्क किया तो उसने सेकंड हमें दिखा दिया, ठीक हो गया। यही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। वो ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी। ये तो है टेम्पोरेरी, ठीक है ना, कि +1 किया और फिर उसने सी आउट कर दिया +1 पे, ये था टेम्पोरेरी। मैं जो भी बात करने लगा हूँ वो है परमानेंट मेमोरी एड्रेस चेंज की, ठीक हो गया। तो परमानेंट मेमोरी एड्रेस चेंज से क्या मुराद है, अब यहाँ देखें कि मैंने लिखा है एस्टरिस्क पी वर्ड्स +1 एंडल, तो इससे सेकंड आ गया, ठीक है। अब मैं फिर सी आउट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एस्टरिस्क पी वर्ड्स, तो यहाँ आएगा फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट आएगा इधर। तो पिछला वाला प्रोग्राम स्टॉप करते हैं और अब इसको रन करते हैं CTRL F5। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले इसने बोला है सेकंड पी वर्ड्स +1 पर, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स जो अरे है उसका जो दूसरा एलिमेंट है वो सेकंड है, जाहिर है। और फिर उसके बाद हमने एस्टरिस्क पी वर्ड्स किया तो फर्स्ट आ गया, ठीक है। और मेरे ख्याल से कि आपको पहले ही समझ थी, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब जो मैं अरिथमेटिक की बात कर रहा हूँ उसका मतलब यह है कि मैं यहाँ अब लिख दूँ पी वर्ड्स इज इक्वल टू पी वर्ड्स +1, यानी कि कह लें कि मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, एक नंबर क्या किया, इंक्रीमेंट बढ़ा दिया। और उसको बढ़ाने के बाद मैं मतलब ये वाला छोड़ देता हूँ लाइन, क्योंकि अब तो हमने पक्का बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब मैं ये एस्टरिस्क पी वर्ड्स करता हूँ तो देखें क्या होता है। तो जनाब हमारा सेकंड आ गया, ठीक है ना। इस दफ़ा हमने +1 नहीं लिखा पी वर्ड्स के साथ, क्योंकि +1 पीछे हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ हमने +1 कर दिया इंक्रीमेंट, अब ये यहीं बैठा हुआ है पॉइंटर, ठीक है ना। और इसी को हम अरिथमेटिक कहते हैं। हम यहाँ पी वर्ड्स +1 की बजाय ये भी लिख सकते थे पी वर्ड्स ++, या फिर हम लिख सकते थे +=1, मतलब जो भी आपको बेहतर लगे, ठीक हो गया। तो यहाँ मैं इसी तरह +1 की बजाय +3 भी कर सकता हूँ, ठीक हो गया। +3 करूँगा तो क्या होगा, ये देखें 4th आ गया, क्योंकि हमने 3 ऐड किया है। अब इसी तरह हम यहाँ कर सकते हैं पी वर्ड्स -5, ठीक है। पी वर्ड्स -5 किया, और अब मैं सी आउट कर रहा हूँ एस्टरिस्क पी वर्ड्स एंडल, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। CTRL F5 और ये देखें प्रोग्राम क्रैश हो गया, ठीक है ना। लिटरली अभी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन आई थी और फिर क्रैश हो गया, क्योंकि -5 किया तो आप कहाँ देख रहे हो, ठीक है ना। ये 3 क्या 4 होगा ना, 4 में -5 करें तो ये तो फर्स्ट से भी पीछे चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट कह लो, या जो भी इसके लिए सही वर्ड है। वैसे सेगमेंटेशन फॉल्ट इसे कहते हैं कि आप अरे से बाहर निकल गए, अरे की रेंज से आउट हो गए, ठीक हो गया। और अरे की रेंज से जब आप आउट हो जाओ और फिर उसे असेस करने की कोशिश करो तो प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। ये गलत चीज़ है। -5 की बजाय -2 करता हूँ, ठीक हो ना। देखना भी तो है ना कि चलता भी है माइनस या नहीं। तो ये देखें 4th और सेकंड, ठीक है ना। यहाँ पहले 0 पे था, +3 और 4th, और -2 हुआ सेकंड पे आ गया। पॉइंटर अरिथमेटिक में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो विड्थ, हाइट, ब्रेथ और कलर को जो है बॉक्स का रिप्रेजेंटेशन है कि बाकी बॉक्स के साथ किसी बॉक्स के साथ इनका ताल्लुक है, हमने इनके पीछे बॉक्स का प्रीफिक्स लगा दिया, ठीक है ना, ताकि पता तो चले कि बॉक्स है। उसके बाद हम यहाँ सी आउट करके इनके साथ काम कर सकते हैं, सी आउट बॉक्स विड्थ वगैरह जो भी आपने सी आउट करना हो, और हमने सेट भी ज़ाहिर करनी होगी चीज़ें, हाइट इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके साथ काम कर सकते हैं। बहुत सादा सा सिस्टम है, लेकिन इससे बेहतर तरीका ये है कि हम स्ट्रक्चर बना लें। वो स्ट्रक्चर बेसिकली यूजर डिफाइंड टाइप की है, कि हमारी बनाई हुई टाइप, हमारी कस्टम टाइप ही होगी। जैसे कि ये फ्लोट और स्ट्रिंग है, ये टाइप्स है, ठीक है ना। इसमें फ्लोट जो है प्रिमिटिव टाइप है, ठीक है, इंट प्रिमिटिव टाइप है। ये सारी बातें मैंने प्रिमिटिव टाइप की वीडियो में की थी, ठीक है ना, जो यहाँ ऊपर होगी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये यूजर डिफाइंड टाइप है, मतलब ये स्ट्रिंग जो है ये इसके अंदर ये जो इंक्लूड स्ट्रिंग किया इसमें है, ठीक है ना। और ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो हम अपना ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, बॉक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम इंट मेन से बाहर स्ट्रक्ट लिखेंगे, स्ट्रक्ट मतलब स्ट्रक्चर,
उसके बाद स्पेस करके अपनी टाइप का नाम लिखेंगे। टाइप का नाम यहाँ होगा बॉक्स, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, इस तरह कर लें। और फिर बीच में हमने लिखनी है टाइप्स, ठीक है। तो हम ये जो 4 टाइप्स हैं इनको यहाँ से हटाते हैं, उसमें डाल देते हैं, सिंपल, ठीक है। और हमें यहाँ अब बॉक्स भी पीछे लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताता हूँ क्यों। तो यहाँ हमने लिख दिया, फिर उसके बाद बी, ठीक है, ये हमने इसको बना दिया जिस तरह हम चाहते थे, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स का बन गया यूजर डिफाइंड टाइप। अब सवाल ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले तो एक बॉक्स का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स अब एक टाइप है ना, तो हम इसका वेरिएबल बनाएंगे। जैसे इंटीजर का वेरिएबल बनाते, कैसे बनाते हैं इंटीजर का, इंट नंबर इज इक्वल टू 10, इसी तरह बनाते थे ना बॉक्स, बॉक्स, ठीक है ना। मतलब मैंने कहा कि बॉक्स टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम है बॉक्स, ठीक है ना, लेकिन छोटा भी है तो वो फर्क कर लेता है। C++ जो है वो केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव से मुराद के वो कैपिटल और जो कैपिटल नहीं होता लफ्ज़ उसको अलग अलग समझती है, ठीक है। तो ये दोनों बॉक्स अलग अलग हैं। तो मैंने कहा कि मैं बॉक्स टाइप जो मेरी अपनी डिफाइंड टाइप है यहाँ, ठीक है, इसका वेरिएबल का नाम जो बॉक्स होगा ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने बना लिया। मैं इसकी वैल्यूज यहाँ सेट नहीं कर रहा, ठीक है, वो मैं आगे सेट करूँगा। कैसे करूँगा सेट, बॉक्स डॉट विड्थ, ठीक है ना, बॉक्स डॉट विड्थ, ठीक है। डॉट इस्तेमाल किया है असेस करने के लिए, बॉक्स के अंदर वेरिएबल जो है उसको असेस करने के लिए क्या यूज़ किया, डॉट, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5.0, ठीक है। उसी तरह बॉक्स डॉट हाइट, और बाय द वे फ्लोट के लिए f यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं 3.0, बॉक्स डॉट ब्रेथ इज इक्वल टू 6.0 f। और अब हमने ये कलर को सेट करना है, कलर क्या देते हैं इसका, क्या, ब्लू, ब्लू रंग का डब्बा, ठीक है। और भी इसी तरह हम इसको सी आउट भी कर सकते हैं, बॉक्स डॉट विड्थ। खैर ये तो था मतलब एक तरीका। दूसरा तरीका है कि हम एक फंक्शन बनाकर एक पूरा हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बजाय कि 4 लाइनों में इस तरह से वैल्यू सेट करें, हम एक बना लेते हैं फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से होगा वॉइड सेट बॉक्स, ठीक है ना, बॉक्स की प्रॉपर्टी सेट करने के लिए फंक्शन, और वो यहाँ मैं कर लेता हूँ इस तरह से। और फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉक्स एंड बॉक्स, ठीक है, यानी कि बॉक्स का रेफरेंस मैं ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ फ्लोट विड्थ, फ्लोट हाइट, फ्लोट ब्रेथ, स्ट्रिंग कलर, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं बॉक्स डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बल्कि ये थोड़ा छोटा ना कर दें, WHBC, समझ तो आ रही है ना, W मतलब विड्थ, H मतलब हाइट, B मतलब ब्रेथ, ठीक है, आसानी के लिए। बॉक्स डॉट हाइट इज इक्वल टू H, बॉक्स डॉट ब्रेथ इज इक्वल टू B, और बॉक्स डॉट कलर इज इक्वल टू C, ठीक हो गया। तो इस तरह से इस फंक्शन ने रेफरेंस के जरिए चारों प्रॉपर्टीज बॉक्स की सेट कर दी। तो बजाय कि मैं इस तरह से ये लिखूँ, मैं अब ये लिख सकता हूँ सेट बॉक्स, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर उसने ये जो चारों हमने बनाए हैं वेरिएबल्स, इनके दरमियान एक ताल्लुक बना लिया, और वो ताल्लुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने इनको ग्रुप कर दिया वेरिएबल्स को, और उनको फिर हमने ग्रुप की तरह इस्तेमाल किया। बहुत अच्छी चीज़ है इसको इस्तेमाल करना। स्ट्रक्चर से कोड आसान हो जाता है, कोड छोटा होता है और कोड बहुत साफ नजर आता है, ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर्स यूज़ करना मैं इंकरेज करता हूँ कि आप स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और स्ट्रक्चर क्या है, यूजर डिफाइंड कस्टम टाइप्स, ठीक है ना, जो हमने बनाई है टाइप्स, वो है डेटा टाइप्स। तो ये बॉक्स की हमने डेटा टाइप बनाई, उसको हमने सेट किया। अब हम सबको अलग अलग सी आउट तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, हम उसका भी एक फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ मैं बना लेता हूँ फंक्शन ये हो गया हमारा प्रिंट बॉक्स का फंक्शन तैयार। अब हम बजाय कि एक एक को अलग अलग से करें सी आउट, हम बस लिख देते हैं प्रिंट बॉक्स, प्रिंट बॉक्स, और अंदर रेफरेंस भेजते हैं बॉक्स का जो हमने ये वेरिएबल बनाया इधर, ठीक है। कंफ्यूज ना कर देना, शायद कर दो कंफ्यूज। देखो मैं इसका कुछ और भी लिख देता हूँ, बॉक्स ब्लू बॉक्स, ठीक है, थोड़ा नाम चेंज कर दो ताकि आप लोग को जरा भी कंफ्यूजन ना हो सकती है ना कंफ्यूजन, जरा आप खुद ही सोचो। यहाँ मैंने बॉक्स लिखा है, यहाँ भी मैंने बॉक्स लिख दिया, यहाँ मैंने बॉक्स लिख दिया, तो शायद आप लोग समझ रहे हो कि यार ये स्कोप का मसला है, लेकिन नहीं, इन बॉक्स का जो है ना, इस बॉक्स का डिफरेंट स्कोप है, इस बॉक्स का ये वाला स्कोप है डिफरेंट, और यहाँ जो बॉक्स था उसका डिफरेंट स्कोप था। तो बॉक्स जो थे ना, नाम सेम थे लेकिन स्कोप डिफरेंट थे, तो वो जरा भी क्लैश नहीं थे कर रहे, जरा भी डेफिनेशन जो है वो खराब नहीं थी हो रही। तो इस तरह से हमने बॉक्स प्रिंट कर दिया, ब्लू बॉक्स का नाम डाल दिया, ठीक है। अब सीरियल F5 करते हैं, तो ये देखिए हमारा जो बॉक्स है वो प्रिंट हो गया 536 ब्लू, ठीक है। ये प्रिंट बॉक्स ने सारा कुछ प्रिंट कर दिया उसी तरह जिस तरह प्रिंट होना चाहिए था। और इस तरह से हम स्ट्रक्चर्स के साथ काम कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे जो वेरिएबल्स है ना उनके दरमियान एक ताल्लुक बना लेते हैं, ठीक है। उस ताल्लुक को हम फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ना, मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि आप बाजार से चीज़ें लेके आते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक है। आप उनको मतलब हाथ में अलग अलग एक एक तो नहीं पकड़ेंगे ना, आप उनको ग्रुप में पकड़ेंगे सारा कुछ एक साथ, ठीक है ना। यानी कि टमाटर एक साथ, गाजर एक साथ, जो भी मतलब सब्जियां एक साथ आप लेके आ रहे हैं, बजाय कि आप अलग अलग एक एक लेकर आए, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है आपको। तो हम बिल्कुल यही काम कर रहे हैं, वेरिएबल्स को अलग अलग नहीं हैंडल करना, वेरिएबल्स को एक साथ हैंडल कर लेना, एक डब्बे के अंदर हैंडल कर लेना है, बॉक्स के अंदर हैंडल कर लेना है, ठीक है। और फिर उससे चीज़ें आसान हो जाती है। देखना ये कोड कितना आसान है, ऊपर वाला कोड नहीं हमने देखना, हमने ये देखना कि यहाँ कोड साफ हो रहे हैं इंट मेन के अंदर, और ये इंतहाई साफ कोड है। सेट किया, बॉक्स बनाया, बॉक्स को सेट किया, बॉक्स को प्रिंट किया, ठीक है ना। ये किसी बंदे को भी समझ आ जाएगी कि यहाँ क्या हो रहा है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है बहुत काम के होते हैं। और स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे असेस करते हैं, डॉट के जरिए, ठीक है। बॉक्स ये वेरिएबल, उसके बाद डॉट लगाकर जो बॉक्स के अंदर जो भी वेरिएबल है उसको हम असेस कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, वो है कि हम इसी यूजर डिफाइंड टाइप को किसी और अपनी यूजर डिफाइंड टाइप के अंदर डाल सकते हैं। मसलन ये ग्रुप ऑफ बॉक्सेस एक स्ट्रक्चर है, अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ बॉक्स, बॉक्स 1, बॉक्स, बॉक्स 2, बॉक्स, बॉक्स 3, ठीक है। ग्रुप ऑफ बॉक्स के पास 3 बॉक्सेस हैं, तो मैं अब ये कर सकता हूँ कि ग्रुप ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। ये हमारा यूजर डिफाइंड टाइप ग्रुप ऑफ बॉक्सेस। और अब इस बॉक्सेस के अंदर कैसे असेस करना है किसी एक बॉक्स की विड्थ, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा बॉक्सेस डॉट बॉक्स 1 डॉट विड्थ,
तो ये थोड़ा सा शायद आपको पेचीदा लग रहा हो, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि एक मिनट पहले मैं वैल्यू तो सेट कर दूँ, ठीक है। बॉक्सेज यानी कि ये बॉक्सेज जो कि ग्रुप ऑफ बॉक्सेज है, ठीक है, उसके अंदर बॉक्स 1 है जो कि बॉक्स की टाइप है, और बॉक्स 1 के अंदर क्या है, विड्थ है, जो कि यहाँ से आपको मिल रही है, ठीक है ना, ये इधर से। तो इस तरह से हम डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स को असेस करके अपने काम कर सकते हैं, ठीक है ना, और ये काफ़ी कन्वीनियंट है। अब आप जरा एक दफ़ा सोचें कि अगर ये कुछ इस तरह से होता, कितना अजीबोगरीब वेरिएबल होता, बॉक्स 1 और विड्थ, ठीक है। ये बहुत ही मुश्किल हो जाना था अगर ऐसा कोई वेरिएबल आप बनाते और उसी के साथ काम करते हो। और स्ट्रक्चर जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस चीज़ को आसान करते हैं, और आप फिर आराम से वेरिएबल्स को हैंडल कर सकते हैं। जो मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्रोग्राम के चलने के दौरान मेमोरी टेम्पोरेली जो इस्तेमाल की जाती है प्रोग्राम के अंदर, वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और दूसरी होती है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये वो मेमोरी है जो अगर आप प्रोग्राम बंद कर भी दें तब भी मेमोरी वो सेफ रहती है। जैसे कि आप तस्वीरें वगैरह डालते हैं, फाइल्स जो होती हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारी की सारी क्या होती हैं, रीड ओनली मेमोरी। समझिए बात। तो रैम और रोम ये है फर्क। हम जो प्रोग्रामर्स होते हैं, हम जो लोग वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं, वो सेव होता है किसके अंदर, रैम के अंदर, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी वही चीज़ें जो पॉइंटर्स में हमने सीखी थी कि मेमोरी एड्रेस के अंदर इंटीजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब जो रैम है ना वो दो हिस्सों में तकसीम होती है, एक होता है स्टैक और दूसरा होता है हीप, ठीक है। जो स्टैक होता है वो 5 to 10% रैम का हिस्सा होता है, बहुत बहुत छोटा हिस्सा होता है, टाइनी, बहुत छोटा सा रैम का हिस्सा होता है, ठीक है। स्टैक छोटे होने का फायदा ही होता है कि वो स्टैक जो उसमें कोई भी वेरिएबल्स वगैरह अगर आप सेव करें और बनाएं तो बहुत तेजी के साथ आप उससे काम कर सकते हैं, फटाफट बना सकते हैं, फटाफट डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें छोटे वेरिएबल्स के साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर स्ट्रिंग्स वगैरह जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। प्रोसेसर को बहुत ज्यादा इसके लिए काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्टैक जो है वो क्या है, बहुत छोटा सा रैम का हिस्सा है जहां वो स्टोर होता है, वो फटाफट प्रोसेसर देखकर डिलीट कर देता है या डीएलोकेट कर देता है, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो रैम का बड़ा हिस्सा यानी कि हीप है, ठीक हो गया। हीप जो है वो 95% ऑफ रैम कह लो, बहुत ज्यादा रैम का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये वो हीप है। और हीप के अंदर जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो मतलब उस तरह से नहीं बनाते जिस तरह अभी तक हमने बनाए वेरिएबल्स, ठीक है। हीप के अंदर वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए हमें न्यू और डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। हमें क्यों चाहिए कि हम हीप को इस्तेमाल करें, पहले तो ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि हमें हीप तब चाहिए जब हम ऐसे डेटा के साथ काम करें कि जिसका साइज का हमें प्रॉपर इल्म नहीं कि कितना ज्यादा साइज है, ठीक है। एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ है कि हीप में जाहिर है बड़े वेरिएबल्स को हम स्टोर कर सकते हैं। फर्ज करें आपने टेक्सचर्स के साथ काम करना हो प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, आपने बड़ी बड़ी डेटा बेसिस और फाइल्स के साथ काम करना हो, तो ऐसे में हम हीप को इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। अब इसका मसला ये है कि हम इसको स्टैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रैम का हिस्सा है, बहुत बड़ा रैम, मतलब तकरीबन सारी रैम ही हीप है, ठीक हो गया। और प्रोसेसर अब सारे के सारे मेमोरी एड्रेसेस को देखें, डिलीट करे चीज़ों को, जब स्कोप खत्म हो तो वो बहुत हैवी हो जाता है। इसीलिए C++ में ये कॉन्सेप्ट है कि मेमोरी जो है मैनुअली यूजर ने मैनेज करनी, प्रोग्रामर ने मैनुअली जो है डीएलोकेट करना मेमोरी को, डिलीट करना मेमोरी को, और बनाना भी खुद ही है, बनाना वो तो स्टैक के लिए भी हम खुद ही बनाते हैं। डायनामिक अरेज जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इससे मुराद ये है कि हम एक तो होता है ना कि हम अरे बनाते हैं एक साइज की, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम साइज मेंशन कर देते हैं कि जनाब अरे का 10 साइज है, अरे का 80 साइज है, ठीक है, जितना भी साइज हमने अरे का सेट करके उसके अंदर फिर वेरिएबल स्टोर कर दिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा डेटा चाहिए हो कि जिसका हमें साइज का इल्म ना हो, तो फिर हम कैसे शुरू में 10 20 जो भी लेंथ हम सेट करते हैं अरे का वो रखें, ठीक है ना। जाहिर है कि अब प्रोग्राम के चलने के दौरान हमने एक अरे बनानी है, उसका साइज जो है वो डिपेंड करेगा उस अनस्पेसिफाइड डेटा पर जो हम ले रहे हैं किसी किसी जगह से, ठीक है। फर्ज करें कि आपके पास एक फोल्डर है, उसमें ढेर सारी इमेजेस हैं, ठीक है ना, बहुत सारी इमेजेस हैं, और हमारा प्रोग्राम जो है वो सारी इमेजेस जो है अपने प्रोग्राम जो हमारा है उसके अंदर डाल रहा है, उसके साथ मैनिपुलेशन कर रहा है या कोई काम कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में हम एक अरे नहीं बना सकते, हम ये नहीं कह सकते कि जनाब अरे इमेजेस इज इक्वल टू 100, इस तरह करके हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि वो 100 इमेजेस हो सकता है 200 हो सकता है 1000 हो सकता है वो 10 20 इमेजेस हो सिर्फ, और हम एम ही इतना ज़्यादा साइज डाल रहे हैं। तो ये वो केसेस होते हैं कि जहां हमें डायनामिक अरेज को इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब ये तो मैंने कर दिया सारी कॉन्सेप्चुअल बातें, अब हम आते हैं कोडिंग की तरफ। तो मैंने यहाँ कुछ कोड लिखा है और मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। मैंने मतलब एम ट्रू लिख दिया, यहाँ कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए अभी मैंने सिर्फ 2 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा है इंट नंबर इज इक्वल टू 10। अब ये जो नंबर है ये स्टैक के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है, ये हम स्टैक के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और जाहिर है चूंकि ये इंट नंबर इज इक्वल टू 10 इफ कंडीशन के जो है ब्रैकेट्स के अंदर है, इफ लाउ ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक होगा, ये इधर तक, ठीक है, यहाँ तक स्कोप होगा। उसके बाद ये जो है नंबर डीएलोकेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा इसका स्कोप, क्योंकि यहाँ एंड होता है। और इसी तरीके से स्टैक काम करते हैं, हम नंबर को यहाँ कर सकते हैं सी आउट, लेकिन इससे बाहर नहीं सी आउट कर सकते, क्यों, क्योंकि आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा नंबर, और कंपाइलर को जाहिर नहीं पता कि नंबर जो है वो क्या चीज़ है, तो वो कैसे इसको प्रिंट करें, ठीक है। अब यहाँ इंट नंबर बना, ठीक है, और यहाँ डिलीट हो गया, ये तो समझ आती है बात, ठीक है ना। लेकिन अब मैं बनाता हूँ एक और इंटीजर, और वो होगा हीप के अंदर स्टोर, ठीक है। अब हम हीप वाला बनाने लगे हैं वेरिएबल, तो वो कैसे होगा हीप वाला वेरिएबल। हीप को इस्तेमाल करने के लिए हमें हमेशा पॉइंटर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंट एस्टरिस्क एच नंबर, मतलब हीप के अंदर मैंने स्टोर किया फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो इसलिए मतलब हीप के अंदर ही इसको स्टोर करना है, तो इसलिए मैंने एच नंबर लिख दिया हीप नंबर, ठीक है। एच नंबर इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू। अब टाइप लिखना है, किस टाइप का आप नया इंटीजर बना रहे हैं, मतलब नया तो नहीं है, आप किस टाइप का इंटीजर हीप के अंदर नया बना रहे हैं, समझिए बात। तो मैं लिख रहा हूँ न्यू इंट, उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जो उसकी आप डालना चाहते हैं, मैं 10 ही डालता हूँ सेम जो नंबर की है, ठीक है। तो ये है हीप के अंदर स्टोर, यानी कि बड़ी वाली रैम के अंदर ये स्टोर है, ठीक है। अब ये जो है इसका स्कोप यहाँ खत्म हो जाएगा, हीप वेरिएबल का भी स्कोप यहाँ खत्म हो जाएगा। हम यहाँ इसको नहीं लिख सकते एच नंबर एंडर, क्यों, क्योंकि स्कोप खत्म हो गया ना। अब कंपाइलर को नहीं पता कि एच नंबर क्या है, हर वेरिएबल के साथ हिसाब होता है, बेशक वो स्टैक में हो बेशक वो हीप में, लेकिन मसला ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एच नंबर
इज नॉट डी एलोकेटेड है, ठीक है। एच नंबर जो हमने बनाया वेरिएबल न्यू कीवर्ड से, वो यहाँ डी एलोकेट नहीं हुआ इसके स्कोप के एंड पर, ठीक है ना। और ये इसलिए क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड इस्तेमाल किया, और न्यू कीवर्ड से मुराद है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये हीप में बने वेरिएबल, ठीक है। तो इसको खत्म करने के लिए, इसको डी एलोकेट करने के लिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, डिलीट का कीवर्ड, डिलीट उसके बाद वेरिएबल का नाम एच नंबर, ठीक है। तो यहाँ ये डी एलोकेट हो गया एच नंबर, ठीक है, यहाँ बना, यहाँ डी एलोकेट हो गया। अब फर्ज करें मैंने सी आउट करना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा एच नंबर, ठीक है। अब इसको जरा खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब ये सारे बल्कि कमेंट्स हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। ओके ये ठीक है, यहाँ मैं डिलीट कर दिया, उससे पहले मैंने सी आउट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद भी हम सी आउट करके देखते हैं, ठीक है, जस्ट ये देखने के लिए कि वाकई काम कर रहे हैं। राइट, ये मैंने गलत कर दिया हमेशा की तरह। ये पॉइंटर है, जैसा कि हमने पहले बताया ये पॉइंटर है। तो पॉइंटर जो है वो मेमोरी एड्रेस अपना शो कर रहा है, ठीक है। और वो दोनों केसेस में दायरे सेम है। डिलीट करने के बाद उसके अंदर पॉइंटर जो है, जो मेमोरी एड्रेस है उसके अंदर का डेटा डिलीट हो गया, लेकिन मेमोरी एड्रेस तो सेम ही है, ठीक है ना। तो हमने डी रेफरेंस करना होगा पॉइंटर को। तो डी रेफरेंस करने के लिए हम एस्टेरिस्क लगाते हैं और फिर हम इसको फिर से चलाते हैं सीरियल F5 से। और जरा गौर करें, गौर करें, गौर करें, यहाँ थी वैल्यू 10, ठीक है ना। ये सबसे पहले एच नंबर पे 10 हुआ, और दूसरे एच नंबर पे ये कैसी वैल्यू है, ये है गारबेज वैल्यू। गारबेज वैल्यू हमेशा तब आती है जब आप एक ऐसे मेमोरी एड्रेस की डी रेफरेंस करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो ये गारबेज वैल्यू इसलिए दे रहा था। और इसके अंदर क्यों नहीं कोई डेटा, क्योंकि डिलीट से हमने इसके अंदर का मेमोरी डेटा जो भी था वो डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। और ये लाजमी है कि हम डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करें डेटा को खत्म करने के लिए। अब मसला बताऊं कि यहाँ मसला ये है कि एच नंबर के अंदर का मेमोरी तो डिलीट कर दी, जो भी उसका डेटा था, यानी कि 10 इंटीजर हमने डिलीट कर दिया। लेकिन अब हम यहाँ नहीं बता सकते कि ये डिलीट है नहीं। अगर हमने गलती से आगे इस्तेमाल कर लिया वेरिएबल को, तो हमें ये कैसे पता चलेगा। फर्स्ट करें बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आ गया, तो हम इसको कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं और ये गलत है। तो हम ये कैसे पता करें एच नंबर अब हाल ही है, इसको नहीं इस्तेमाल करना। उसका एक सोल्यूशन ये है जो कि हर बंदा यूज करता है, हर प्रोग्रामर C++ का जहाँ तक मुझे समझ है इस्तेमाल करता है, वो है कि हम एच नंबर को नल कर दें, इक्वल टू NULL। नल मतलब एम्प्टी। अब ये जो मेमोरी एड्रेस था, ये एक मेमोरी एड्रेस था ना पॉइंटर का, अब वो नल है। तो नल का मतलब ये कि कहीं भी ये पॉइंट नहीं कर रहा कि जनाब मैं इस मेमोरी एड्रेस को देख रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ लिख सकते हैं इफ एच नंबर इज इक्वल टू नल इज नॉट इक्वल टू नल एक्चुअली, ठीक है। तो फिर एच नंबर को करो वरना ना करो, ठीक है। इससे हम बच जाएंगे मसले मसाइल से। अब लिहाजा ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप डिलीट के साथ हमेशा नल इस्तेमाल करें, और जब भी आप न्यू को इस्तेमाल करें डिलीट कीवर्ड लाजमी लिखें। फर्ज करें आपने न्यू का कीवर्ड लिखा है लेकिन डिलीट का कीवर्ड नहीं लिखा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके प्रोग्राम में मेमोरी लीक्स होंगी, ठीक है। ये छोटी मोटी है, इंटीजर वगैरह की मेमोरी लीक से कोई इतना सच फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई बड़ी मेमोरी लीक हो तो उससे BSOD भी हो सकता है। अब ये BSOD क्या है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ठीक है ना। और ये एक बहुत गलत चीज़ है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मेमोरी लीक्स करे तो। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप न्यू को इस्तेमाल करने के बाद डिलीट को ना लिखें। न्यू जब जहाँ भी आया न्यू वहाँ लाजमी डिलीट आएगा, ठीक है ना। ये एक असूल है, इसको आप ध्यान में रखें। ये जो हीप वेरिएबल्स हैं, ये हर लाइब्रेरी, हर SDK या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट कह लो, या फिर हर किस्म के टूल किट में आप इसको देखेंगे कि ये इस्तेमाल होता है। वो इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा मेमोरी को इस्तेमाल करता है, ये बड़ी वाली मेमोरी को इस्तेमाल करता है। उसको इस्तेमाल करना जरूरी है, आप रैम को एमवी तो नहीं खाली छोड़ना चाहते, उसको कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करना है। हम हमेशा स्टैक को तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो कि बहुत छोटा सा हिस्सा है रैम का, हमने उसके बड़े हिस्से को इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि मैं चूँकि गेम डेवलपर हूँ और C++ मतलब मैं करता रहता हूँ कोड, काफ़ी मैंने किया C++ कोडिंग। तो उसमें जो जब मैं गेम डेवलपमेंट की लाइब्रेरीज या SDK इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें हम टेक्सचर्स के साथ डीलिंग करते हैं, उसमें हम रेंडरिंग के साथ डीलिंग करते हैं, उसमें हम साउंड इफेक्ट्स के साथ डील करते हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी फाइल होती हैं, मेगाबाइट्स में होती हैं फाइल, ठीक है ना। और मेगाबाइट्स की जब बात आती है तो स्टैक वहाँ नहीं काम करता। तो स्पेशली गेम डेवलपर्स जो C++ में डेवलप करते हैं गेम्स, उनके लिए तो ये बहुत आम चीज़ है कि उन्हें उस किस्म के हीप वेरिएबल्स के साथ डील करना होता है, ठीक है। और बड़ा डेटा जब भी हो वहाँ हीप वेरिएबल्स आप देखेंगे, और हीप वेरिएबल्स अच्छे होते हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इनको स्टैक के बजाय नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ स्टैक के वेरिएबल्स, अब सवाल ही पैदा होता है कि स्टैक के वेरिएबल्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं और हीप के वेरिएबल्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं। जो स्टैक के वेरिएबल्स है वो तब इस्तेमाल करें जब आपने कोई टेम्पोरेरी कोई वेरिएबल बनाना, ठीक है ना, कोई मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसकी स्कोप बहुत कम है, ठीक है ना। तो वहाँ बेहतर है कि आप हीप की बजाय स्टैक को इस्तेमाल करें, ठीक है। स्टैक से बता दी कि सादा वेरिएबल इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। और अच्छा, अभी मुझे एक और में पॉइंट है, वो ये है कि अगर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं ना, इंट नंबर इज इक्वल टू 10, तो ये हीप में ही जाता है, ठीक है ना। ये हीप का ही वेरिएबल है, ये मतलब स्टैक का वेरिएबल। तो एक अच्छी बात है कि अगर आपने हीप का वेरिएबल बनाना है तो आप ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, क्योंकि ग्लोबल है ना, ये बाहर आ गया तो ग्लोबल है, ठीक है ना। इंट मेन से बाहर, ब्रैकेट से बाहर कोई भी वेरिएबल बनाओ वो ग्लोबल है, सीधी सी बात है। ये तो मैंने बात की है हीप वेरिएबल्स की, हमने डायनामिक अरेज की तो भी बात हाथ ही नहीं लगाई, जो कि टॉपिक का नाम है, ठीक है ना। तो डायनामिक अरेज जो है वो किस तरह से बनानी है, सीधी सी बात है। इंट एस्टरिस्क नंबर अरे, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। अब हमें पता है कि पॉइंटर अरे एक ही चीज़ है, तो ये तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, हमें यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बजाय कि हम ब्रैकेट यहाँ लगाएं और कुछ ऊपर काम करें, ठीक है ना। इंट एस्टरिस्क नंबर अरे न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स, और लिखना है इसके अंदर कि कितने नंबर्स आप चाहते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट करें मैं चाह रहा हूँ 20, ठीक है। और फिर हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर इसके अंदर नंबर लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है। ये 20 तो यार बहुत ज़्यादा हो गया, 5 लिख देते हैं, ओके। तो 5 वेरिएबल्स हैं, इस तरह से हमने अरे बना ली डायनामिक अरे। अब
इसके साथ हमने डिलीट कैसे इस्तेमाल करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। अरे को डिलीट करने के लिए हमें डिलीट और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ती है, उसके बाद हमने नंबर अरे जो नाम है वो लिखना होता है। इस तरह से हम डिलीट करते हैं हीप अरे के वेरिएबल को। हीप अरे को फंक्शन में इस्तेमाल करने का वही सेम तरीका है जो अरे का है, ठीक है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखें, कॉल अरे इस्तेमाल की, अरे और साइज का पैरामीटर्स डाले और फिर उनके साथ यहाँ प्रोसेस किया और इस तरह से हमने कॉल अरे नीचे की और नंबर अरे को डाला और साइज भी डाल दिया। और ये आप देख सकते हैं डिलीट न्यू के साथ लाजमी होता है, ठीक है। ये मैं बार बार बताऊंगा क्योंकि ये वो चीज़ है जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और फिर उनके प्रोग्राम्स के अंदर मेमोरी लीक्स होते हैं ढेर सारे। न्यू के साथ डिलीट लाजमी है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रख लें, अगर नहीं रखा तो खैर। अब असल सवाल ये है कि किस तरह से ये डायनामिक है, इसको हम डायनामिक अरे क्यों कहते हैं। आई मीन हम एक दफा 5 लिखते हैं और फिर ये 5 ही रहता है, तो इसमें और अरे में क्या फर्क है, वो फर्क मैं भी आपको बताता हूँ। ये मैं बनाने लगा हूँ सादी अरे, ठीक है। इंट अरे इज इक्वल टू राइट, सादी अरे बनानी थी भाई, ठीक है। अब लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, जो भी है यार, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, एक अरे बना दी, ठीक है ना। इसको ना देखें कि नंबर की सीक्वेंस कैसी है, ठीक है। अब मैं वेरिएबल एक बना लगा ऊपर। फर्स्ट करें हमने यहाँ कैलकुलेट किया कि वेरिएबल जो है कि फर्स्ट करें हमने ऊपर कैलकुलेट किया है कि कितना साइज चाहिए हमें अरे का, ठीक है ना। तो यहाँ हमने कैलकुलेट साइज ऑफ अरे रिक्वायर्ड, ठीक है। हमने कुछ कैलकुलेशंस करके एक वेरिएबल मिला है जो हमें बता रहा है साइज इज इक्वल टू 10, ठीक है। कैलकुलेशन करके हमें साइज मिल गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ साइज, जाहिर क्योंकि अरे का साइज वही होगा जो ये साइज है। तो यहाँ मैंने साइज लिखा और यहाँ मैंने साइज लिखा, मैं दोनों तरफ साइज लिखा हूँ। फर्स्ट करें 5 ही रखते हैं, ठीक है। तो ये देखें मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है इंट अरे साइज में एरर क्यों दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि साइज है वो कांस्टेंट नहीं है। वो कांस्टेंट क्यों होगा भाई साइज, हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं साइज को, तो ये कांस्टेंट तो हो नहीं सकता। अगर मैं लिख दूं कॉन्स्ट इंट साइज, ठीक है ना, और मैं सेव करूं तो ये देखें इसका एरर खत्म हो गया, ठीक है ना, इंट अरे साइज का। और वो इसलिए आता है कांस्टेंट है, लेकिन जब हम इसको कांस्टेंट सेट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कैलकुलेट करके कोई मुख्तलिफ साइज तो इसका सेट नहीं कर सकते। हम इसका एक ही साइज सेट कर सकते हैं जो हम प्रोग्राम के स्टार्ट पर सेट कर रहे हैं। वो फर्स्ट करें 5 हो, वो फर्स्ट करें 10 हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम 5 पर ही अटके रहेंगे, हम चेंज नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट करो मैं बाहर से लेके आया था 5 फाइल्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ मतलब 5 है, ठीक है ना, सेट हो गया 5 और ये चल गया क्योंकि कांस्टेंट है ना। लेकिन फर्स्ट करो इस फाइल्स 5 की बजाय 10 फाइल्स है जिसके साथ प्रोग्राम ने डील करना है, और अब इसका हम जो है साइज नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक हो गया। तो इसका कोई हल नहीं है। ये है कि फाइल ले आए और जनाब आप प्रोग्राम का कोड खोलकर या 10 कर रहे हैं, जो कि गलत है। आप अगर किसी क्लाइंट या कस्टमर को अपना प्रोग्राम बनाकर दे रहे हो तो आप उसको कोड तो नहीं दोगे, आप उसको सिर्फ प्रोग्राम दोगे ना, अपना प्रोग्राम दोगे। तो ये फ्लेक्सिबल प्रोग्राम ही बन रहा है इससे। फाइल्स अगर 5 6 7 अगर डिफरेंट नंबर्स की हो तो उसके साथ ये प्रॉपर्ली डील नहीं कर पाएगा प्रोग्राम। तो उसको डील करने के लिए हम जो है देखें, हम जो है कांस्टेंट की बजाय एक सिंपल इंटीजर बना रहे हैं, ठीक है। और हम इस साइज को फिर हम डाल रहे हैं अरे बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो सादी अरे है ये इस तरह काम नहीं करती। ये कहती है कि जनाब साइज जो भी आप यहाँ डाल रहे हो ना इन डबल ब्रैकेट्स के दरमियान, वो लाजमी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। सादी अरे में लाजमी कांस्टेंट होना चाहिए और ये कांस्टेंट ही है, ठीक है। हमें यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, जाहिर है ये सादा नंबर जो है ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर हैं 1 2 3 5 6 ये भी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। लिटरल्स हैं कांस्टेंट्स, जो भी आप इनको कहना चाहें। तो कांस्टेंट्स के साथ अरे चलता है, कांस्टेंट्स के बगैर नहीं चलता। तो ये बड़ा मसला है, इसलिए हम इसको डायनामिक अरे का नाम देते हैं। ये देखें ये वेरिएबल है इन साइज और यहाँ साइज आराम से आ गया। इसने कोई कंप्लेन नहीं की कि भाई ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसने कहा कि हाँ ये सही है। जब भी हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो प्रोग्राम के दौरान अगर कोई एरर आ जाए तो हम उसे एक्सेप्शन का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसकी एक सबसे बेहतरीन मिसाल है और वो है डिवीजन बाय जीरो। मतलब अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दें तो जाहिर है मुमकिन नहीं है, तो प्रोग्राम जो है एरर देता है और हम इसको एक्सेप्शन का नाम दे सकते हैं। उसके अलावा आउट ऑफ रेंज सेगमेंटेशन फॉल्ट जो होता है वो भी है कि अरे से आप बाहर निकल जाए तो जो एक्सेप्शन आती है, जो एरर आता है, जाहिर है एक्सेप्शन मैंने बोल दिया, ये इसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको हैंडल करने के लिए 3 कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ट्राई कैच एंड थ्रो, ठीक है। और इसको हम कोड के अंदर देखते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा कोड आपके सामने रखा है और इसमें ये हो रहा है कि हम 2 नंबर ले रहे हैं, ठीक है, उसको सिंक कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इनपुट ले रहे हैं यूजर से और फिर डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, पहला नंबर मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, और दूसरा नंबर मैं 0 कर देता हूँ। तो ये देखें इसने बोला क्या है, एक्सेप्शन हैज अकर्ड, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, ये लिखा आ रहा है आपके सामने। अब मसला ये है कि जब एक्सेप्शन आ गई है तो इसने हमारा कोड बंद कर दिया, ठीक है। जब भी कोई एरर आता है प्रोग्राम में, जाहिर है प्रोग्राम बंद हो जाता है, प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस एक्सेप्शन को हैंडल करें, इस एक्सेप्शन के साथ कुछ काम कर लें, ठीक है, और फिर इस एक्सेप्शन को पीछे छोड़कर प्रोग्राम में आगे बढ़ें, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जहां भी एक्सेप्शन के इम्कानात हो, एरर के इम्कानात हो, वहां हम ट्राई को इस्तेमाल करते हैं, ट्राई, ठीक है। और ट्राई के बाद ये देखें मैंने ट्राई लिखा इंटर किया तो इसने सारा कुछ यहाँ सेट कर लिया, ठीक है। अब ट्राई के अंदर वो कोड लिखना है जिसमें एक्सेप्शन के अच्छा हो, एरर का अच्छा हो, मतलब, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ कट, CTRL X से कट होता है बाय द वे, और फिर मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ, ठीक है। यहाँ हमारा आगे ट्राई और हम यहाँ एक्सेप्शन को कैच करें, कैच कॉन्स्ट std एक्सेप्शन %e, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। और std अब आप सोच रहे हो कि ये क्या बोंगी करना, इसको आप जरा भूल दें, ये कुछ भी नहीं है ठीक है। ये हम इंशाल्लाह आगे इसको भी हम सीखेंगे कि std और क्या था, लेकिन है इसलिए मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ इफ कंडीशन लगा सकते हैं, इफ b इज इक्वल टू 0 देन यू कैन थ्रो नंबर कह लो, नहीं तो कुछ करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं, स्ट्रिंग, और इसके अंदर कुछ लिखते हैं बैड
डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन, ठीक है। ये हमने थ्रो कर दिया स्ट्रिंग तब जब बी जीरो होगा, जाहिर है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। तो हम यहाँ पहुंचने से पहले इसको मतलब थ्रो कर देते हैं ताकि एरर ना फेंके, ठीक है। हमने थ्रो किया, उसके बाद इसने कैच किया। अब जो थ्रो की टाइप है वो है स्ट्रिंग, ठीक है। ये जो है जनरली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्स्ट एक्सेप्शन %e को, लेकिन हम मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स भी डाल सकते हैं मल्टीपल किस्म के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग और लिख देते हैं ई, स्ट्रिंग ई से मुराद एक्सेप्शन एरर जो भी आप समझो, और यहाँ मैं सी आउट कर देता हूँ सीआर की वजह से, इतनी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, और हम यहाँ लिख देते हैं की, ठीक है, एरर। तो इस तरह से हमने दो तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। ये जनरल एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको हमें हटा देना चाहिए, काफी हो गया। ऑलराइट, हम बस इस पर फोकस करते हैं। अगर बी जीरो है तो थ्रो करेंगे एक एक्सेप्शन, डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन, उसके बाद इसको कैच कर लिया और फिर इसको सी आउट कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं सीरियल F5, उम्मीद है ये चल जाए जिस तरह चलना चाहिए। हम यहाँ लिखते हैं 4 0 एंड देयर यू गो, डिवीजन बाय एक्सेप्शन। अब मसला ये है जो आप लोग के ज़हन में आ रहा होगा, वो ये है कि हमने ट्राई, थ्रो और कैच को क्यों इस्तेमाल किया, हम ये सादा इफ एल्स करके भी इसको कर सकते थे। इसका एक अच्छा जवाब ये है कि जब हम ट्राई, थ्रो और कैच को इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा जो सादा कोड है वो अलग हो जाता है और एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला कोड जो अलग हो जाता है, और डिफरेंशिएट करने में आसानी रहती है कि कौन सा कोड एरर हैंडलिंग कर रहा है और कौन सा कोड सादा जो हमारा जो लॉजिक फ्लो है वो है, मतलब जो भी आपने एप्लीकेशन वगैरह बनाई, ठीक है। तो ये है सबसे बड़ा एडवांटेज एक्सेप्शन हैंडलिंग का। टू बी ऑनेस्ट, सच्ची बात है, ये ऐसा इतना कोई हाँ मेरा पसंदीदा टॉपिक नहीं और मैं बस इसको गुजर रहा हूँ लिटरली। आपको नजर आ ही रहा होगा कि मैं इतना खास एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ट्राई मतलब ये कि आप जो है कोड जो मतलब जिसमें एरर का अच्छा हो वो आप ट्राई के अंदर लिखोगे, तो वो मतलब उसको फिर थ्रो जब आएगा अंदर या कोई एक्सेप्शन आएगी तो कैच जो है उसे पकड़ लेगा और फिर आपको उसके बदले में कोई स्टेटमेंट दे देगा, कोई कंसोल लॉग दे देगा, या फिर किसी भी किस्म की हैंडलिंग करके उस एरर को ठीक करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और खुश रहें, कोडिंग करते रहें और इसी तरह कोडिंग सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।